बहुत ही कम टाइम में हम पूरे फंक्शंस चैप्टर को इस वीडियो में बहुत ही क्रिस्प मैनर में रिवाइज करने वाले हैं और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस की अपन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, जिससे तुम्हारी कंसेप्चुअल डेप्थ और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा 1 घंटे 20 मिनट में। इट्स अ वेरी क्रिस्प एंड स्मूथ लेक्चर, जिसको देख के तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि बहुत सारा चैप्टर तुमने काफी कम टाइम में रिवाइज कर लिया। बट ये ध्यान रखना, सिर्फ थ्योरी की वीडियो सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज भी लगाने हैं और पीवाईक्यूज के बाद तुम्हें टेस्टिंग भी करनी है। टेस्टिंग के लिए तुम हमारे कोर्स पोर्टल पर जाके कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, जहां पर तुम्हें सिर्फ फंक्शन की नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस मिलेंगी। और ऑलरेडी इस कोर्स को 10,000 जेई एस्पिरेंट्स फॉलो भी कर रहे हैं। जब भी तुम किसी टेस्ट को दोगे तुम्हें रैंक भी मिलेगी कि बाकी सब बच्चों में इस चैप्टर में तुम कहाँ स्टैंड करते हो। जस्ट मेक श्योर कि हर टेस्ट के बाद जो भी सवाल तुम्हारा गलत हो उसका तुम सोल्यूशन अच्छे से जाके देख लो। हाल फिलहाल हम लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम फंक्शंस चैप्टर के साथ करने वाले हैं शुरुआत, और कैलकुलस का पहला चैप्टर है ये। तो भाई फोकस तो तगड़ा बनता है, बिकॉज फंक्शन से फंडामेंटल्स बिल्ड होते हैं। फंक्शंस एक तरह से एक जनरल ओवरव्यू देता है इन सारे एक्सप्रेशंस का, जो हमने शुरुआत से देखे हैं। एक्स स्क्वायर के बारे में हमने देखा है, हमने 10x को देखा है, हमने ln x को देखा है। इन सब का एक जनरल ओवरव्यू, जिसने फंक्शन अच्छे से कर लिया वो ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर लेता है। मतलब उसको एक फील आने लग जाती है, अपार्ट फ्रॉम कि तुम सवाल सॉल्व कर ही पाओगे इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है। बट ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को, लाइक मैं फंक्शन को इस प्रकार से देखता हूँ कि ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को हम समझ पाते हैं। और ग्राफ तो चलो बोलने का एक तरीका है। मैं इसको कभी भी y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा होता है तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि इसका ग्राफ ऐसा है या फिर ये एक्सप्रेशन ऐसा है। मेरे दिमाग में आता है दिस इज़ अ ट्रेंड। y एक ट्रेंड फॉलो करता है जो कि y बराबर एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेंड। इट कुड बी समथिंग लाइक प्रेशर से रिलेटेड रिलेशन हो सकता है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन हो सकता है, या फिर किसी भी लाइक एक्चुअल क्वांटिटी की तरह इसको मैं देखता हूँ कि दो एक्चुअल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन है ये, उनके बीच का ट्रेंड जो है ये बता रहा है। तो इस ट्रेंड की हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है। एंड हम अपने आसपास देखेंगे तो हर चीज़ एक फंक्शन ही होती है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं आवाज़ आ रही है तो वो भी एक फंक्शन है। इनफैक्ट तुम अपनी स्क्रीन पर जो है देख रहे होगे, तो ये जो स्क्रीन है ये बहुत सारे पिक्सल से मिलके बनती है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, तुमने 4K 1080p HD ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो स्क्रीन जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिक्सल से बन के बनती है। ठीक है, मैं जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, दिमाग में आया। तो हर पिक्सल जो है अपना कलर और अपनी इंटेंसिटी चेंज कर रहा होता है। तो ये जो पिक्सल है स्क्रीन पर, ऑब्वियसली मैंने तो बहुत बड़ा बनाया, बहुत छोटा होगा, ये किस रेट से अपनी इंटेंसिटी चेंज कर रहा है, किस तरह से अपना कलर चेंज कर रहा है, ये भी एट द बैक किसी ना किसी फंक्शन का ही रिजल्ट होगा। कोई ना कोई मेरी जो वीडियो है वो इसको इनपुट दे रही होगी, जो भी कमांड अंदर लिखी होंगी, और वो कमांड जाके इस पिक्सल पैक कर रही है जो कि इसकी इंटेंसिटी को वेरी कर रहा है, कलर को वेरी कर रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो एवरीथिंग इज अ फंक्शन, फंक्शन इज एवरीवेयर। अब इंट्रो बहुत हो गया यार। जेई मेंस में ये नहीं पूछा जाएगा कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। जेई मेंस में सवाल पूछे जाएंगे, बट थोड़ी रिलेटेबिलिटी बिल्ड हो जाती है, तो मज़ा आता है वही पढ़ने में उस चीज़ को, है ना। लगता है वही वजूद है इसके पढ़ने का, अपार्ट फ्रॉम जेई। तो दो रीज़न मिल जाते हैं पढ़ने के। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो ये हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और फंक्शन को लिखने का जो हमारा प्रेसाइज तरीका होता है, जो कि हमें कई बार दिखाया जाता है, इट इज़ लाइक एफ इज सच दैट a to b, फिर आगे लिखा जाता है वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a भाई साहब होते हैं ये हमारी डोमेन होते हैं, और जो b भाई साहब होते हैं इनको हम कोडोमेन बुलाते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, कोडोमेन होती है ये, रेंज नहीं होती। मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर हो सकती है कुछ केसेस में, बट एसेंशियली इट इज़ कोडोमेन। डिफरेंस क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में सीख रहे होंगे, जब 1 1 मैनी 1 इंटू ऑन टू पढ़ रहे होंगे। बट ध्यान रखना, दिस इज रेंज एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ रेंज ओनली, यहाँ पर जो दी होती है। बट एसेंशियली बाय डेफिनेशन इट इज़ कोडोमेन, बट कोडोमेन कुछ केसेस में रेंज के बराबर हो जाती है। तब हमारा फंक्शन जो है इनटू या फिर ऑन टू में से एक होता है, जो राज जो है हम थोड़ी देर में खोल रहे होंगे। वैसे रिवीजन है तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है इन्जॉय करें वही लेक्चर को। एक बार ये और देख लेते हैं, व्हाट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो कोई भी अगर आपकी वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को अगर दो बार काटती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जैसे मैंने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एक वर्टिकल लाइन अगर मैं खींचूँ तो वो ग्राफ को दो भी नहीं भाई 3 बार काट रही है। तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन इन एक्स। तो इस बात को भाई दिमाग में रखना। कोई भी एक एक्स की वैल्यू पर वाई की मल्टीपल वैल्यूज हमारी किसी फंक्शन में नहीं आ सकती। एक एक्स की करस्पॉन्डिंग एक वाई होता है, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब एक वाई के कर दो वाई के करस्पॉन्डिंग एक एक्स हो सकता है। उप्स, मैंने गलत बोल दिया। आई रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मल्टीपल वाइज, सॉरी, एक ही पर्टिकुलर वाई के लिए मल्टीपल एक्स की वैल्यूज़ हैं। जैसे ये एक्स इक्वल टू x1 है, ये एक्स इक्वल टू x2 है, ये एक्स इक्वल टू x3 है, ये एक्स इक्वल टू x4 है। तो ये हमारा एक फंक्शन है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन मल्टीपल टाइम्स काट सकती है बट वर्टिकल नहीं काट सकती। तो वर्टिकल का भी साइड में ग्राफ बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया और ये लाइन 3 बार इसको काट रही है, तो मैं इसको x1 बोल देता हूँ, या फिर x5 बोलते हैं, अलग कर देते हैं, x5 बोलते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा एक y1 हो जाएगा कट, अगला कट y2 पे हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना x कोऑर्डिनेट तो x5 ही है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो मल्टीपल y, सॉरी 1y मल्टीपल x, और यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे 1x
और मैनी वाई। तो यहाँ पर ये वाला केस हमारा गलत हो जाता है, एक x की वैल्यू पे मल्टीपल y की वैल्यूज नहीं आ सकती, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ फंक्शन इन x। बट एक y के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल x की वैल्यू हो सकती है, इस केस में ही फंक्शन होगा, एंड इसको मैनी वन फंक्शन भी बुलाते हैं। ध्यान से देखना भाई, मैनी वन। मैनी वन का मतलब तुम क्लियरली समझ पा रहे हो, देयर आर मैनी एक्सेस करस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन y। इसका एग्जाम्पल तुम y बराबर एक्स स्क्वायर ही ले लो भाई, या फिर y बराबर साइन एक्स ले लो भाई। x की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, सब पे सेम वैल्यू देता है भाई, हमारा भयंकर वाला मैनी वन है। और हमारा वन वन फंक्शन क्या होता है भाई, वन वन फंक्शन का ग्राफ अगर हम बनाए तो सिंपली देखने में कुछ इस प्रकार का हो सकता है, या फिर आपका इस प्रकार का हो सकता है, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली एक x के करस्पॉन्डिंग एक y, या फिर उल्टा एक y के करस्पॉन्डिंग एक ही x एग्जिस्ट करेगा, या तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा या हमेशा डिक्रीजिंग होगा, या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा वन वन फंक्शन होता है। और वन फंक्शन को एनालाइज करने के हमारे कुछ तरीके भी होते हैं, तरीकों पे मैं भी डिटेल में आऊँगा जब इस टॉपिक पे करेंगे हम चर्चा। अभी जस्ट मैं क्विक ओवरव्यू दे रहा था इसका। तो हमने सीख लिया व्हाट इज़ नॉट अ फंक्शन एंड फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ मैनी वन एंड वन वन फंक्शन। कहानी में बढ़ते हैं थोड़ा आगे। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है इस पर शायद जस्ट इन केस सवाल आ जाए, बट फंडामेंटल्स के जानना जरूरी है, और इस टॉपिक को हम बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस। देखना, ध्यान रखना, जो भी दो देखने में एक जैसे फंक्शंस हैं वो ज़रूरी नहीं आइडेंटिकल हो। एग्जाम्पल, इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे तुम्हारे पास दे रखा है ln x और इसका स्क्वायर दे रखा है, और तुम्हारे पास दे रखा है 2 ln x। कमाल की बात ये कि दोनों बराबर नहीं हैं आपके, देखने में लग रहे हैं, तुम प्रॉपर्टी लगाओगे तो टेक्निकली ये दो जो है नीचे आ जाना चाहिए, तो ये इसके बराबर ही बन जाएगा, बट नहीं, एक्चुअली में इन दोनों की डोमेन अलग अलग है। जैसे इसमें तुम x की वैल्यू -5 नहीं डाल सकते, है ना, डोमेन में नहीं आएगा, बट इसमें x = -5 तुम डाल सकते हो। तो दो ऐसे फंक्शन जो देख सेम से रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो सेम हो, तो ये अपने को कई बार आइडेंटिफाई करना होता है, बोथ द फंक्शन आर आइडेंटिकल और नॉट। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एक हो सकता है कि f(x) = x एक फंक्शन है, और एक फंक्शन है लेट से g(x) = 1/1/x। अब इसमें अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या लगता है, आइडेंटिकल है कि नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है भाई, बिकॉज यहाँ पर देखोगे तो ये जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसमें कभी भी x 0 नहीं हो सकता, बट इसमें हो सकता है, तो दोनों की डोमेन्स अलग अलग हैं, तो दीज आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। तो पहली बार किस तरह से वो तुम्हें लिख के दे रहा है, इस पर जो है पूरा जो है हिसाब किताब बैठ जाता है। एंड इट्स नॉट अ वेरी टफ टॉपिक, समझ गए ना, तो मतलब इतना ही ऑब्वियस है इतना तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ खतरनाक बात नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस पर ऐसे सवाल नहीं आते, बट ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस पर एडवांस शायद स्लाइटली इसको सटका के कोई अच्छा सवाल बना सकता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू, इन सब पे चर्चा करते हैं भाई। सबसे पहले देखो, वन वन फंक्शन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, एक फंक्शन जो या तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बीच में कॉन्स्टेंट हो जाए। फंडामेंटल डेफिनेशन इसकी यही होती है कि एक y के करस्पॉन्डिंग एक ही x आएगा, ठीक है, ऐसा फंक्शन होगा। एक वर्टिकल लाइन, इसको ऐसे अगर याद रखना चाहो तो, वर्टिकल लाइन कट्स ओनली वंस, गंदी सी राइटिंग में लिखा है बट यू गेट द मीनिंग ना, वर्टिकल लाइन सिर्फ एक बार ही काटेगी, तो ये आपका वन वन फंक्शन होता है। अब इसको ना जज करने के, वेरीफाई करने के कई सारे हमारे पास तरीके होते हैं। एक फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीजिंग है, f(x) हमेशा लेट से पॉजिटिव है, या फिर f(x) हमेशा लेट से हमारा नेगेटिव है ऑलवेज, तो ये जो फंक्शन है आपका कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग हो गया, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग हो गया, तो इस केस में आपका वन वन हो जाता है। या फिर कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ग्राफ्स के थ्रू हम कई बार इसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम सवाल करेंगे, थोड़ा और आइडिया लगेगा। अब मैनी वन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन देखो सिंपल फंडा है, अगर फंक्शन का एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे ऐसा वाला पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है लेट से, तो ये एक्सट्रीमा आ गया। एक्सट्रीमा कुड भी मिनिमा एज वेल, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो देखो, इसको अगर हम बाय डेफिनेशन अगर देखें, तो मैंने तुम्हें बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर दो बार कट करती है तो मैनी वन हो गया, बिकॉज दो y के करस्पॉन्डिंग, सॉरी बार बार मैं गलत बोल देता हूँ, दो x के करस्पॉन्डिंग हमारे एक y आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो अलग अलग x के करस्पॉन्डिंग y की हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। तो इसको ना फील करके देखो, ऐसे है कि अगर ये मुड़ेगा, है ना, अगर यू टर्न वाला पॉइंट आता है ऊपर, तो एनीवे जिस पॉइंट पर ये यू टर्न मार रहा होगा, उसी पॉइंट पर दो एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारा एक वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसे अगर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट अगर मैं इसका देखूँ, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये उसके जस्ट अगला वाला पॉइंट है, और ये उसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आया उस पर यही तो होता है कि इधर वैल्यू और इधर वैल्यू जो है डिप कर रही होती है और ऊपर उनसे ज़्यादा होती है। तो इस केस में इस पॉइंट पर ही है ना, जिस पॉइंट पर एक्सट्रीमा, जिस पॉइंट पर यू टर्न मार रहा होगा, वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार कट कर देगी कर्व को। ऐसा लग रहा है स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसे फिगर उसमें होते हैं बट ठीक है, देखो स्टॉक मार्केट में भी फंक्शंस होते हैं एट द एंड। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जिस पॉइंट पर ये यू टर्न मारता है, इट कुड बी यू टर्न नीचे वाला, उसमें भी सेम केस हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ऐसा हुआ उसी पे खेल हो जाएगा, भले ही ऐसा हो हिसाब किताब। मान लो मैं अगर इसको ऐसे बनाऊँ, अरे बाप रे, पूरा ही मिटा दिया मैंने। तो ये मान लो ऐसे करके कोई फंक्शन आया, ऐसे करके एक पॉइंट से, और एक पॉइंट ही नीचे किसका, और उसके बाद जो है वो बढ़ने लग गया लेट से, बट एक्सट्रीमा तो एग्जिस्ट कर गया यहाँ पे, और सिर्फ एक पॉइंट के लिए ही नीचे हुआ, तो भी ये मैन्युअल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगेन अगर मैं इसको और बेटर तरह से थोड़ा रिप्रेजेंट करूँ, ज़्यादा ही टाइम दे रहा हूँ उस पर मैं थोड़ा, ये लेट से x है, और ये लेट से dx है, और ये भी हमारा dx है,
और लेट्स से y बराबर एफ एक्स है, तो बेसिकली x प्लस डी एक्स और x माइनस डी एक्स, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमारी जो वैल्यू है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि f ऑफ x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस डी एक्स। ये दो वैल्यूज़ के लिए जो है y सेम हो गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार कट कर रही है एंड इट इज़ अ मेनी फंक्शन। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे ही एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करेगा खेल हो जाएगा, और एक्सट्रीमा को जज करने के लिए ऐसे रैंडमली मत कर देना कि एफ डैश एक्स जीरो है तो काम हो गया, बिकॉज आई गिव यू एन एग्जाम्पल, वाई बराबर एक्स क्यूब भाई जो होते हैं हमारे, अगर तुम देखोगे एक्स क्यूब बराबर वाई, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये 3x² आएगा। अब टेक्निकली ये भी जीरो ही है, x इक्वल टू जीरो पे ये जीरो ही है, डिफरेंशियल जीरो आ रहा है, बट ये मैन्युअल नहीं होता बिकॉज इसका डबल डेरिवेटिव भी जीरो है ना, 6x ये भी जीरो होता है। तो ये ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला केस है, POI। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा, यू टर्न चाहिए, इसलिए मैं यू टर्न वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये शब्द कहीं यूज़ नहीं किया कि एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए, बिकॉज एफ डैश एक्स जीरो हो तो भी हो सकता है कि फंक्शन मेन्यूअन ना हो, ठीक है, बट आमतौर पे ऐसा नहीं होता। जनरली एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पे यू टर्न आ जाता है, मेन्स में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल ये चीज़ मांग में रखना कि वेरीफाई कर लेना कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो तुम्हारा कुछ कॉन्सेंट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एफ डबल डैश एक्स होता क्या एक्जैक्टली वो तो AOD में समझ रहे होंगे, बट आई होप यू गेट द मीनिंग, ओके। तो भाई वन वन मेन्यूअन पर थोड़ी चर्चा करी, एक बार इनटू ऑन टू करते हैं और फिर डोमेन रेंज, और उसके बाद कुछ सवाल करेंगे। तो भाई लिख लेते हैं इनटू, पता नहीं नाम किस बंदे ने बनाया है, आई डोंट नो, बट एनीवे, एंड ऑन टू। तो देखो ऑन टू भाई साहब जो होते हैं उसमें रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है, और जो इनटू फंक्शन होते हैं उसमें जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होती। मतलब सिंपल है बहुत ज़्यादा, थोड़ी डेफिनेशन याद रखनी है, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तुम्हें इसको, ठीक है। अब तुम्हें याद है कोडोमेन क्या था, ऐसे लिखा जाता है एफ इज सच दैट, कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स से आर से लेके हमारा आर हो गया ये, वेयर एफ एक्स की वैल्यू लेट से हमारी बराबर दे रखी है एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो मैंने इसको आर लिखा हुआ है, ये कोडोमेन है, ठीक है। टेक्निकली हमें ऐसे बचपन में याद कराया जाता है कि ये वाई की वैल्यूज होती हैं, वाई क्या क्या वैल्यू ले सकता है ना, वाई एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। इसको अगर मैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिखूँ तो वाई जो जो वैल्यूज ले सकता है वो हमारी यहाँ लिखी जाती है, बट ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने आर लिखा है, बट एक्स स्क्वायर यानी वाई जो कि एक्स स्क्वायर के ही बराबर है वो सारी रियल वैल्यूज़ नहीं ले सकता, ये तुम क्लियरली देख पा रहे हो, बिकॉज वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं बन सकता वाई। बट स्टिल मैंने यहाँ पे आर लिखा है और ये गलत नहीं है, ये वैलिड है, बिकॉज इट इज़ अ कोडोमेन। एंड जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है, शायद सबसेट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, भाई सेट मैंने भी बहुत टाइम पहले पढ़ा था, बट एनीवे, तो रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, आई होप यू गेट इट। मतलब रेंज कोडोमेन के पार्ट होती है, और ज़रूरी नहीं है कि कोडोमेन हमेशा रेंज के बराबर हो। अब मैं इस सवाल में जो है इसको हटा के ऐसे लिख सकता था आर प्लस, तब भी ये कोडोमेन ही होगी, बट इस केस में कोडोमेन जो है वो आपकी रेंज के बराबर हो गई, ठीक है। अब उसने स्टार्टिंग में दिया क्या है, सारा खेल इस पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन इनटू है या ऑन टू है। अगर वो ये सवाल देता, ऐसे करके देता और पूछता ये भाई बताओ इनटू है ऑन टू है, तो इस केस में तो ये ऑन टू हो गया, बिकॉज रेंज कोडोमेन के बराबर है, वहीं पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है। बट इस केस में अगर देखेंगे आर सच दैट आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये आपका लेट से इस केस में क्या होगा, इस केस में ये इनटू के बराबर होगा। आई होप समझ रहे हो कि इनिशियली उसने दिया क्या है, यहाँ पर क्या दिया है वो चेक करो, उसके चेक करने के बाद भाई की रेंज चेक करो, ठीक है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ रही है तो भाई ऑन टू है, अदरवाइज इन टू है। आई होप ये तो समझ गए होगे। एक छोटा सा लफड़ा जेई मेंस वाले करते हैं हमारे खिलाड़ी लोग हैं भाई, अगर लेट से कभी वो दे नहीं इस चीज़ को कि लाइक उसने कोडोमेन नहीं दे लेट से वो कभी, तो फिर कोडोमेन को आर मान लेना, जस्ट इन केस अगर नहीं दे तो इसको नोट्स में भी अलग से लिख सकते हो, इफ़ कोडोमेन इज नॉट गिवन अज्यूम इट आर, ठीक है। बट इवन तो देनी चाहिए, एडवांस हमेशा देगा, मेंस में ऐसा नहीं होता, मतलब कभी कभार ऐसा मैंने सुना है कि नहीं होता ऐसा, बट ठीक है, ऑलराइट। अब एक छोटी सी चीज़ है यार, ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, रटने वाली चीज़ होती है, मैथ्स में इग्नोर कर देते हैं, इज्जत नहीं करते यार। ये मैं कहूँगा प्लीज़ रिवीजन कोर्स के स्टूडेंट्स एटलीस्ट इस चीज़ को थोड़ा सेंसिटिविटी से ट्रीट करें, और कॉपी पेन लाइक पेपर चिपका लो दीवार पे, बिकॉज इससे रिलेटेड सवाल आया तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा गलत हो। एक छोटा सा रट्टा मारना है कि वन वन को अपन इंजेक्टिव बुलाते हैं और ऑन टू फंक्शन को अपन सब्जेक्टिव बुलाते हैं। आई होप ये तुम याद रख लोगे, और जब ये दोनों साथ में ट्रू होती हैं, लाइक कोई फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, तो उस भाई को हम बाइजेक्टिव बुलाते हैं। अब ये तो तुम्हें याद हो जाएगा, चलो, बिकॉज इसमें बाय वर्ड आ रहा है तो दोनों साथ में हो रहे तो तुम्हें याद हो जाएगा, बट ये दोनों याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत करना। कर लो यार, अभी 10 बार याद कर लो, दिमाग में रिपीट कर लो, रिलेटिबिलिटी बिल्ड कर लो, अपने खुद के निमोनिक्स क्रिएट कर दो, वट एवर इट टेक्स फॉर यू टू रिमेंबर इट फॉर इटर्निटी, एटलीस्ट जेई मेंस तक, मतलब जेई मेंस को इटर्निटी के बराबर मान लो, ये याद रखना बॉस, ठीक है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं इवन और ऑड फंक्शंस पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसानी है, मतलब एक बार रिलेटिबिलिटी बिल्ड होगी हाल समझ जाओगे। तो देखो पहले अलजेब्रिकली इसको समझते हैं। जो इवन फंक्शन होते हैं उसमें एफ ऑफ एक्स बराबर जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाता है। अब इसको तुम फील करने की कोशिश करो कि एक्स की वैल्यू 5 पर जो वाई का आउटपुट आ रहा था ना, ये दोनों वाई के बराबर है,
एक्स की वैल्यू 5 पर जो वाई का आउटपुट आ रहा था वही वाई का आउटपुट अब एक्स की वैल्यू -5 पे भी आएगा। इसका यही मतलब है। तो मतलब तुम थोड़ा सा फील कर पा रहे हो, ये जैसे मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये भाई जो है मेरा, जो -5 पे दे रहा था वो 5 पे दे रहा है, जो -2 पे दे रहा था वो 2 पे दे रहा है। तो ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट। सो ऑल द इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट इज़ आपका cos x भाई। cos x जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। sin x नहीं रहता। sin x का ग्राफ अगर देखोगे तो वो देखने में कुछ ऐसा होता है, तो तुम देख पा रहे हो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो दिस इज बाय डेफिनेशन, बाय अलजेब्रा हमने दोनों में समझ लिया कि इवन फंक्शन क्या होता है। अभी वीडियो को पॉज करके एक बार अपने अंदर उतार लो इस चीज़ को, ओके फील कर लो, 2-4 एग्जांपल इनफैक्ट अपने दिमाग से क्रिएट करके लिख लो। y बराबर एक्स स्क्वायर भी तुम्हारा इवन फंक्शन होता है, y बराबर cos x भी तुम्हारा इवन फंक्शन होता है। बाय डेफिनेशन, अलजेब्रिक डेफिनेशन से देखोगे तो f ऑफ -x कैलकुलेट करो तो वो cos ऑफ -x होगा, जो कि बाय प्रॉपर्टी cos x के बराबर ही होता है। और इसमें तो क्या ही है, एक्स स्क्वायर में अगर -x करोगे तो उसका स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर बन के आ जाएगा, देखो सेम आ गया। तो और ऐसे गंदे गंदे फंक्शन भी मिल जाएंगे कई जो हमारे इवन होते हैं बट देखने में नहीं लग रहे होते, उसमें ये प्रॉपर्टी लगा के वेरीफाई करना होता है कि वो इवन है या ऑड है। अब ऑड पर चर्चा करते हैं। ऑड को विजुअलाइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, बट डोंट वरी, आई गिव यू हैंग ऑफ इट। तो ये y बराबर एफ एक्स है, लेट से ये आपका बराबर हो जाता है -f ऑफ -x। अब इसको फील करना, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। देखो एक फंक्शन है, उसका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बनाता हूँ मैं पहले। ये मैंने बनाया लेट से ऐसे, इतना पार्ट ऐसे बना दिया, या फिर चलो इतना भी नहीं बनाते, थोड़ा सा ही बनाते हैं। ये मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, इतना पार्ट है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का। अब जो f ऑफ -x का ग्राफ है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। या फिर चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं नेगेटिव कोऑर्डिनेट ग्राफ बनाता हूँ, उसके थ्रू पॉजिटिव का मैप करूँगा। नेगेटिव में ये वाला पार्ट ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, उसके थ्रू पॉजिटिव का मैप करूँगा, ठीक है, उल्टा करना है। नेगेटिव वाला पार्ट बना दिया, उसके थ्रू पॉजिटिव का मैप करूँगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व पे x की वैल्यू लेट से 1 लेता हूँ, इस पर मेरा ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, कोई y आ रहा है लेट से y1, तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन के हिसाब से fx मतलब f ऑफ 1 जो है ना, यहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं होगी, टेक्निकली -1 होगी, बिकॉज नेगेटिव कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं, तो x की वैल्यू -1 ली, तो f ऑफ -1 जो है यहाँ पर 1 डालेंगे और ये हो जाएगा -f ऑफ -1, और f ऑफ -1 y1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू y1 डाल देंगे और ये -y1 हो गया। तो देख रहे हो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में उसका नेगेटिव ऑल्टरनेट आ गया, मतलब x की वैल्यू 1 पर जो y की वैल्यू आई वो मेरी आ गई नेगेटिव ऑफ y1, जो कि ऐसे हो जाएगी। सिमिलरली थोड़ा सा और दूर जाते हैं, इसका फील देने की मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। ये लेट से x की वैल्यू -1.5 हो गई, तो ये थोड़ी और कम हो गई। अब इसे उल्टे में देखोगे तो ये देखने में कुछ ऐसी आएगी, ऐसी कर करके फिर ऐसी आ जाएगी। तो आई होप थोड़ा फील ले पा रहे हो। इसका ग्राफ अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे तो देखने में जो है भाई का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मैंने गंदा बना दिया, सिमेट्रिक थोड़ा कम बनाया, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। बेसिकली पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ जो है कुछ देखने में ऐसा आएगा, देख रहे हो। इसी का नेगेटिव वाला वर्जन आ गया, उल्टा फ्लिप हो गया एक तरह से। थोड़ा सा फील करने में दिक्कत आ रही है, बट एक एक वैल्यू डाल के देखो, जो मैंने बात बोली है ना, ये लाइन इसी डायरेक्शन में बस रिवर्स हो गई और ये इस कर्व के हर पॉइंट पर अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा। आई होप मैंने तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, इवन दो अलजेब्रा की इक्वेशन से भी काम चला सकते हो, बट पता होना चाहिए यार। ये भाई लोग जो होते हैं ना, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, और वो वाला जो हमारा इवन फंक्शन था वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी को और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये पॉइंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। देखो ये ऐसे है, तो इसका अगर लेट से ये 1 है तो -1 पर जो वैल्यू होगी वो यही वैल्यू होगी, बट उल्टे डायरेक्शन में, जो कि होगी हमारी ये, देख रहे हो, एकदम उल्टे डायरेक्शन में चल रही है कहानी। मैग्नीट्यूड सेम रेट से चेंज हो रहा है, बट जो वैल्यू है वो नेगेटिव है ना। इसका नेगेटिव वर्जन इधर एग्जिस्ट करेगा सेम एक्स की वैल्यूज़ के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड वाली। तो ये ऑड फंक्शन ऐसे वर्क करते हैं और इसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी अपन बोलते हैं। क्लासिक एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होते हैं, सबसे पहला y बराबर sin x हो जाएगा। इसमें अगर -f ऑफ -x निकालोगे तो देखो क्या होगा, -f ऑफ -x, तो x की जगह -x कर देंगे, बाहर एक माइनस लगा देंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इट विल टर्न आउट टू बी sin x ओनली। तो ये हो गया y बराबर x³ जो है बहुत इसका क्लासिक एग्जाम्पल होता है। तो ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल है जो कि अपन ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने ऑड फंक्शंस की थोड़ी फील ली, हमने इवन फंक्शंस की थोड़ी फील ली। एक प्रॉपर्टी है जो कि जी एडवांस में पहले यूज़ हो गई थी, एंड आई बिलीव मेंस वाले भी इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सवालों का लेवल अब बराबर होने लग गया है, तो इसको याद रखना। किसी भी रैंडम फंक्शन को अपन ऐसे मोल्ड कर सकते हैं कि वो इवन या ऑड फंक्शन बन जाए। जैसे f(x) एक फंक्शन है जो कि ना इवन है ना ऑड है, रैंडम फंक्शन है। रैंडम फंक्शन का अगर तो मैं एग्जांपल लूँ, मैं x+2 y बराबर x+2 एक रैंडम फंक्शन है, ना इवन है और ना ऑड है, ठीक है। और कुछ भी गंदा सा हो सकता है, sin x प्लस कुछ कर दो, sin x+2 कर दो, sin ऑफ e⁻x कर दो, है ना, कुछ भी बना सकते हो रैंडम। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूँ, gx बराबर f(x) साथ में प्लस का f ऑफ -x डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो है आपका ये एक इवन फंक्शन बनता है। और अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूँ, hx बराबर f ऑफ x माइनस f ऑफ -x डिवाइडेड बाई 2,
तो ये भाई जो है आपके ये ऑड फंक्शन बनते हैं। अब एक बार भरोसा नहीं है तो चेक करके देख लो, इसमें तुम g ऑफ माइनस एक्स निकालो, g ऑफ माइनस एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स साथ में प्लस का f ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2, जो कि देखो सेम बराबर ही हो गया। तो एक रैंडम फंक्शन उठाया, उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के लिख दिया कि उसका जो रिजल्टेंट बना है ना, उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन का जो रिजल्टेंट बना वो इवन फंक्शन बना। सिमिलरली इसमें एक बार अप्लाई करके देखो, h ऑफ माइनस एक्स निकालो, देखो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2, इसमें एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो, तो ये तुम्हारा f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। और एक माइनस साइन को जब अपन बाहर रख देंगे तो अल्टीमेटली देखो ये क्या बन गया तुम्हारा, माइनस एच एक्स, सॉरी एच एक्स ही बन गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया h ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड बाई एच एक्स, विच इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी है, इस पर जो एडवांस में सवाल आ चुका है तो उसको ध्यान रखना। अब हम कहानी शुरू करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस के साथ। नाम से ही पता चल रहा है कि एक सर्टेन रिपीटेटिव ऑर्डर में इनकी वैल्यू जो है रिपीट हो रही है, इसीलिए इनको पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। ध्यान रखना ये पीरियोडिक फंक्शंस के अच्छे सवाल बन जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलना। प्रॉपर्टी लगती है उनको विजुलाइज करने में बच्चों को दिक्कत होती है, बिकॉज इन फर्स्ट प्लेस वो पीरियोडिक फंक्शन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो एक बात तो तुम्हें क्लियरली पता चल रही है, देखो साइन एक्स से तुमने पहले ही सुन रखा होगा पीरियोडिक फंक्शन होता है, और देखने से भी लग ही रहा है क्योंकि एक सर्टेन वैल्यू जो है बार बार रिपीट कर रहा है। कौन सी वैल्यू जो बार बार रिपीट कर रहा है, देखो इतना पार्ट जो है, कायदे से कोई बोलेगा एकदम इंट्यूटिवली पूछोगे तो बोलेगा इतना पार्ट रिपीट कर रहा है, नहीं इतना पार्ट रिपीट नहीं कर रहा है। एक्चुअली साइन एक्स अपना ये वाला पूरा पार्ट जो है रिपीट करता है, ये एक कंप्लीट साइन एक्स का एक इंटरवल है जो 2 पाई के बराबर होता है। अब अगला वाला जो है देखो ऐसा होगा देखने में, वो सेम देखने में इसके जैसा ही है, देखो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल है। अब इसके जो आगे अगला वाला बैठा होगा वो भी इसी के जैसा होगा देखने में, बस खिसक रहे हैं, 2 पाई से खिसकते जा रहे हैं सबके सब, है ना। आगे वाला ऐसा होगा देखने में, बस 2 पाई से खिसक गया, पीछे वाले भी सारे ऐसे होंगे। तो 2 पाई जो है साइन एक्स का इंटरवल होता है और इसको पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। हर 2 पाई बाद ही रिपीट हो रहा है तो इसका पीरियड 2 पाई हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऐसे ही बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर हमारा हो जाता है तो यहाँ पर जो है ये हमारा पीरियड हो जाता है फंक्शन का। और अगर स्मॉलेस्ट पीरियड की बात करें तो हम टी को जो है फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। जैसे अगर साइन एक्स के एग्जांपल में बात करूं तो साइन ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ, अरे यार एफ ही लिख रहा हूं मैं, साइन लिख लेता हूं, साइन ऑफ एक्स बराबर मेरा आ रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। तो यहाँ पर अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि कोई भी एक्स की वैल्यू डालोगे हमेशा ट्रू आएगा। वैसे तो ए प्लस बी की प्रॉपर्टी से भी खोल के देख लो तो वैसे भी ट्रू हो जाएगा, बट इसको ग्राफिकली फील करने की कोशिश करो। हर 2 पाई बाद साइन अपने आप को रिपीट कर रहा है। जस्ट लास्ट विजुअलाइजेशन आई विल गिव यू, जैसे इस पॉइंट को देखो, फील करो, ये वाला जो पॉइंट है लेट्स से x1 है। अब इसके बाद जो 2 पाई अगर आगे बढ़ना है मेरे को, देखो 2 पाई आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये मेरा लेट्स से x2 है। तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 मेरे बराबर होने वाले, बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस 2 पाई है, ठीक है। हर 2 पाई बाद साइन भाई साहब अपने आप को रिपीट करते, तो ये इंटरवल जैसे मेरा पहले आया, उसके बाद फिर से शुरुआत वाला उसने रिपीट करना शुरू कर दिया। तो देख रहे हो इस वाला जो ब्रांच है, ये वाली जो आगे वाली जो ब्रांच है और जो मेरी पहली वाली ब्रांच है, उसमें रिलेटिवली x1 और x2 सेम पार्ट पे आ रहे हैं। इतने पार्ट के बाद देखो x1 आ जा रहा है और इतने पार्ट के बाद x2 आ जा रहा है, तो दोनों का टेक्निकली y कोऑर्डिनेट सेम है। फील कर पा रहे हो इस चीज़ को? तो दैट इज़ वाई ये हमारा इस तरह से बिहेव करता है। सो ग्राफिकली इम्बाइब करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका पीरियड तो 4 पाई भी हो सकता है, बिकॉज साइन ऑफ x प्लस 2 पाई में अगर 2 पाई और ऐड कर दूँ तो क्या दिक्कत है भाई, 4 पाई ये भी सही है। तो 4 पाई भी इसका पीरियड होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा। बट फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो सबसे छोटा पीरियड जो है 2 पाई होगा, है ना। 2 पाई को और रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको साइन ऑफ x प्लस पाई के बराबर नहीं कर सकते, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, भी बैंड बच जाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज द फंडामेंटल ऑफ पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। अब फंडामेंटल पीरियड निकालने में कई बार दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। थोड़े से मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ जस्ट टू शो यू हाउ इट गोज़। तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स की अगर बात करूँ तो इसका पीरियड जो है 2 पाई होगा, बिल्कुल सही बात है, बट फंडामेंटल पीरियड इसका पाई होने वाला है। बिकॉज अगर तुम देखोगे साइन स्क्वायर एक्स मैं एक्स को अगर एक्स प्लस पाई कर दूँ तो देखो क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, मतलब ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी से खोल दो। वैसे मेरे को तो डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट तुम्हें भी होना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर माइनस डिजॉल्व हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही बन गया। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई जो है वो साइन स्क्वायर एक्स ही बन गया, विच मीन्स इसका पीरियड जो है पाई है। तो स्क्वायर करने के चक्कर में, मतलब स्क्वायर करने की वजह से जो है पीरियड पाई बन गया। सिमिलरली अगर मॉड साइन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका पीरियड भी है तो तुम्हारा पाई के बराबर होगा। इसका तो तुम डायरेक्ट ग्राफ से एनालाइज कर सकते हो, किसी पे भी मॉड लगाएंगे, साइनस ग्राफ पे जैसे मैंने मॉड लगाया इस पर, तो ये मेरा देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ चुके हैं शुरू में, तो ये ग्राफ जो है देखने में कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो देख सकते हो ये एक पाई वाला पार्ट जो है अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। पहले 2 पाई वाला पार्ट रिपीट कर रहा था, पाई वाला ही कर रहा है, तो इसका पीरियड जो है अगेन पाई हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ विच इज़ क्वाइट पॉपुलर। अगर मैं बात करूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की, तो इसका पीरियड क्या होगा, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोच के देख लो, अगर जल्दी आ जाए दिमाग में तो बढ़िया है, अदरवाइज सोचो 2-3 मिनट लगाओ अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो। और अब मैं इसके सोल्यूशन शुरू करता हूँ। देखो इसका पीरियड जो है वो 2 पाई होगा,
अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसे डायरेक्ट डाल के देख लेता हूँ तो सेम ही आ रहा है, बट एक और बेटर तरीका है इसको प्रूव करने का, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ऐड करने पर 2 पाई आ रहा है तो 2 पाई फंडामेंटल पीरियड ही हो, है ना। एग्जाम्पल दूंगा इसका भी एक, मैं सिंपली इसमें कन्वर्ट इसको कर सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, है ना। ये प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अगर आज तक याद नहीं थी तो कर लो, इसका प्रूफ मैं तुरंत फट से दे देता हूँ। इसको √2 से डिवाइड करो, इसको √2 से डिवाइड करो, एक √2 से मल्टीप्लाई करो, उसको बाहर रखो, और जो ये वाला 1/√2 है इसको साइन पाई बाय 4 बना दो, और ये वाला जो 1/√2 है इसे कॉस पाई बाय 4 बना दो, फिर साइन ए कॉस बी वाली प्रॉपर्टी लगा दो, साइन ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये तुम्हारा अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई बाय 4, है ना, 1/√2 के बराबर ही होता है। और फिर अगला आएगा कॉस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ पाई बाय 4, अब ये तुम्हारा साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 बन जाएगा, और साथ में ऑब्वियसली √2 बैठा ही है तो यहाँ पर पाई बाय 4 आएगा, मैंने 2 लिखा हुआ है। तो साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 का पीरियड जो है वो हमारा 2 पाई ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ अपने को सीखने को मिलती है कि अगर f(x) का पीरियड जो है वो हमारा t है तो f ऑफ x प्लस 4 का पीरियड वो भी t ही होगा, बिकॉज x प्लस 4 करने से क्या होता है भाई, ग्राफ थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है ना। ये लेट से मेरा ग्राफ था और 4 कर दिया तो पीछे शिफ्ट हो गया बेसिकली, है ना। कांस्टेंट अगर कोई ऐड करा, ए कर देता हूँ मैं इसको थोड़ी देर के लिए, कोई भी नंबर ऐड किया, बी इट नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आगे या पीछे ही शिफ्ट होगा एट दी एंड। तो इसके x डायरेक्शन में ट्रांसलेट करने से, है ना, थोड़ा आगे शिफ्ट होने से पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, कितनी देर बाद वो खुद को दोहराता है, वो देरी तो थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो देरी तो रिलेटिव है ना, दोनों पॉइंट आगे खिसकेंगे रिलेटिवली, ठीक है। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा ना, ट्रांसलेट करोगे आगे या फिर पीछे तो पीरियड जो है फंक्शन का सेम रहेगा, दैट इज़ वाई ये होता है। बट माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, कहानी में द रियल ट्विस्ट कम्स जब आप f ऑफ ax कर देते हो, बिकॉज ax करने पे ग्राफिकली अगर हम फील करने की कोशिश करें तो एक्चुअली में ग्राफ श्रिंक या फिर श्रेल कर जाता है इन लेमन टर्म्स। जैसे ये लेट से मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, थोड़ा सा पार्टी बनाता हूँ, पूरा पार्ट नहीं बनाऊंगा, इतना बना देता हूँ। और अब मैंने क्या किया, ये पहले तो लेबल कर देता हूँ y बराबर साइन एक्स। अब लेट से मेरे को y बराबर साइन 2x का ग्राफ बनाना है, तो वो देखने में आपको कुछ ऐसा आएगा, पाई बाय 4 पे भाई एक तो 1 हो जाएगा, और पाई बाय 2 पे वो 0 होगा, तो पाई बाय 4 पे 1 होगा, और पाई बाय 2 पे वो 0 होगा, और फिर यहाँ पर एक बार -1 होगा, और फिर यहाँ 0 होगा, एंड इस तरह से कहानी जो है चलती रहेगी, ठीक है। तो देख रहे हो इसके साइन एक्स के एक डब्बे में साइन 2x भाई साहब के 2 डब्बे पूरे हो गए, है ना, 2 बार आगे पीछे हो गया, वो 2 एक्सट्रीमर आ गए तब तक उसके, तो ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक कर गया, है ना, श्रिंक कर गया। तो जैसे ही किसी कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो श्रिंक या श्रेल वाली प्रोसेस रिपीट हो गई। सिमिलरली अगर y बराबर x² दे रखा है और y बराबर ax² कर दोगे तो ग्राफ जो है ये ऐसा हो सकता है, या फिर ग्राफ तुम्हारा ऐसा हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन a की वैल्यू क्या है, मतलब 1 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो श्रिंक और श्रेल वाली जब हिसाब किताब हो जाती है तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अब तुम वेरी कर रहे हो, सिर्फ शिफ्ट नहीं कर रहे हो, ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो, है ना, पूरे ग्राफ को तोड़ मरोड़ रहे हो तुम, आगे पीछे कर रहे हो, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। दैट इज़ वाई इस केस में पीरियड जो है बदल जाता है। तो साइन 2x का जो पीरियड है वो तुम्हारा पाई के बराबर होगा। इसको अगर फील करना है तो ऐसे देख लो, साइन ऑफ 2x प्लस पाई, ये हमारा अल्टीमेटली साइन ऑफ 2x प्लस 2 पाई हो जाएगा, विच इज़ अगेन साइन ऑफ 2x। अब इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी होती है, इसको देख लेते हैं कि अगर fx का पीरियड हमारा t है तो f ऑफ ax का जो पीरियड है वो हमारा t डिवाइडेड बाय मॉड a हो जाता है। अब ये तुम्हारा यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, मैं साइन ऑफ -2x भी कर सकता था, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इस तरह से पीरियड जो है इसका वेरी करता है। मैंने इसका थोड़ा फील भी दे दिया, तो मैं ग्राफ श्रिंक और शेल वाली चीज़ जो है इट वॉज अ गुड थिंग। तो अगर मैं मान लो fx का पीरियड तुमसे t बोलता हूँ तो f ऑफ ax प्लस b का जो पीरियड है वो तुम्हारा सिंपली t बाय मॉड a हो जाएगा, बिकॉज इस b से कोई फर्क नहीं पड़ा, b से तो ट्रांसलेट हुआ, पीरियड जो है वो इस x के साथ जो मल्टीप्लाई किया नंबर उसकी वजह से चेंज होगा। सो दैट्स हाउ दी मैथ ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस वर्क। इसमें एक छोटा सा केस और है लास्ट हमारा, उसके बाद सवाल भी देखेंगे इसके। जब हमारे 2 फंक्शंस एडिशन में दे रखे हैं ना, fx बराबर gx प्लस hx, और फिर हमारे पास कलेक्टिव fx का जो है पीरियड उसकी चर्चा हो रही है ना, कलेक्टिव फंक्शन जैसे हमें इसका दे रखा है पीरियड, इसका दे रखा है, इनका कलेक्टिव क्या पीरियड होगा वो हमें बताना है। और लेट से इसका पीरियड मैं नीचे दोनों के मेंशन कर देता हूँ। इन भाई साहब का जो t है वो आपका लेट से t1 के बराबर है, इन भाई साहब का जो t है लेट से वो आपका t2 के बराबर है। तो जो fx का जो पीरियड होगा, जो कि इनका कलेक्टिव एडिशन है, उसका पीरियड हो जाएगा LCM ऑफ t1, t2, दोनों का LCM ले लो और आंसर आ जाएगा। इसको भी फील करके देखो, ये अपने आप को हर 4 यूनिट बाद रिपीट करता है, ये अपने आप को हर 3 यूनिट बाद रिपीट करता है, तो उनका कलेक्टिव सम जो है वो अपने आप को 12 यूनिट बाद रिपीट करेगा।
ऐसे बचपन में सवाल आते थे ओलंपियाड में, मेरे से होते नहीं थे उस टाइम पे। एक क्लॉक अपने आप को हर 3 मिनट बाद रिपीट करती है, एक क्लॉक अपने आप को हर 2 मिनट बाद रिपीट करती है, तो दोनों कलेक्टिवली कब रिपीट करेंगी, तो 6 मिनट आंसर हो जाता था, है ना। तो ये 3 है 12, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 और 4 का। तो ये अपने आप को हर 12 यूनिट बाद दोनों कलेक्टिवली रिपीट करेंगे पूरा पूरा। अब इसमें कई बार ना इशू आ जाता है कि मान लो ये T1 जो है उसकी वैल्यू, मैं थोड़ा सा एक कैसे लिखूँ यार इसे, ये तो मैं याद हो गया ना, हटा देता हूँ उसको थोड़ी देर के लिए। इसकी वैल्यू लेट्स से P/Q है और इसकी लेट्स से वैल्यू L/M है। अब ऐसे में बच्चे कंफ्यूज आते हैं, भाई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कैसे मैं एलसीएम निकालूंगा। तो ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं है, सिंपली इसका फॉर्मूला होता है फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम ऑफ M, R डिवाइडेड बाय HCF ऑफ, एक मिनट, M, R वेरिएबल्स मैंने गलत दे लिए, मैंने नोट्स में लिख रखे हैं। यहाँ पर P, L आएंगे और यहाँ पर HCF ऑफ Q, M आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये न्यूमरेटर्स का ले लिया और ये डिनोमिनेटर्स का ले लिया। इट इज़ वेरी ईजी, है ना। एलसीएम HCF तो पता ही है, एलसीएम तो पता ही कैसे लेना है, HCF भी पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जस्ट इन केस अगर ये नहीं पता तो यार एक यूट्यूब पे वीडियो देख लो एटलीस्ट, पता, मेरे को पता है कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज मैं हो जाता था भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन है भाई बहुत बड़ा, क्वेश्चन का तो पहले येलो कलर से बनता था ना क्वेश्चन का साइन, तो ये क्वेश्चन बना लेते हैं, ये बीच में एक्सप्लेनेशन लगा देते हैं। क्वेश्चन भाई ये कहता है कि इट मे नॉट गिव फंडामेंटल पीरियड ऑलवेज, मतलब ये जो मैंने चीज़ करी है एलसीएम HCF वाली, ये पीरियड देगी बट फंडामेंटल पीरियड उससे कम भी हो सकता है, जस्ट इन केस वो ऑब्जर्वेशन से आएगा, है ना। ऑब्जर्वेशन के भाई मान लो 4 पाई आया है, तुमने 2 पाई जस्ट टेस्ट कर लिया, क्या पता वो भी निकल आया, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अब इसी बात का तो मज़ेदार है भाई सवाल, है ना। जैसे हर क्यूबिक को अपन हर क्यूबिक के रूट्स नहीं निकाल सकते, बट कुछ कुछ क्यूबिक में तेड़म बैठाने का तरीका होता है, हमने एफओएम में पढ़ा है। ऑब्जर्वेशन से अपन कुछ कुछ क्यूबिक्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक को। तो वही वाला फंडा यहाँ पर हमें दे रखा है कि इट मे नॉट गिव फंडामेंटल पीरियड देगा, बट इट मे और मे नॉट बी फंडामेंटल। ध्यान रखना भाई इस बात को, सवाल करेंगे अभी थोड़ी देर में, बत्ती जो है दिमाग की जल जाएगी, मज़ा आएगा। So I hope you get the concept of periodic functions, how LCM and HCF is calculated। फ्रैक्शन में पीरियड 2 फंक्शन दे रखे होंगे, एडिशन में तो उनको कैसे करेंगे। अब कहानी बढ़ाते हैं आगे। जैसे ये tan ऑफ π/3 है, अब मुझे इसका पीरियड बताना है। मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि अगर मैं x को x+3 रख दूँ, बॉक्स हो जाएगा यहाँ पर अपना, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan ऑफ π/3, सॉरी 2 लिख दिया फिर से मैंने, tan ऑफ π/3 और साथ में बॉक्स ऑफ x और साथ में मल्टीप्लाई में आएगा π/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कट जाएगा, ये हमारा एट दी एंड पाई दे देगा, अलग कलर से लिख देता हूँ। तो ये देखो एट दी एंड क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा tan ऑफ π/3 बॉक्स ऑफ x प्लस पाई, फिर से tan पाई प्लस थीटा, एट दी एंड तुम्हारा ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो पीरियड है वो अपना 3 के बराबर है। ये मैंने एकदम से कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने पहले वाले फंक्शन में एक पैटर्न देखा था। क्या पैटर्न था वो पैटर्न ये था कि अगर मैं ऐसा पीरियड रखूं जो बाहर एक ऐसा इंटीजर फेंके जो इस π/3 के साथ मल्टीप्लाई होकर tan x का पीरियड दे दे, जो कि पाई है ना, जो कि ये पाई है ना, वो क्या करेगा, लाइक x की वैल्यू 3, लाइक x को x+3 लिखूंगा, जब ध्यान सुनना, x को जब मैं x+3 लिखूंगा तभी तो π/3 के साथ मल्टीप्लाई होके पाई दे देगा बाहर, समझ रहे हो। एक और बार इसको रिपीट करता हूँ, π/3 को अगर अपने को न्यूट्रलाइज करना है और पाई बनाना है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, π/2 को न्यूट्रलाइज करके पाई बनाना था, तो 2 की ज़रूरत थी, इस बार हमें 3 की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन से मैंने देखा, पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया और मुझे फट से समझ आ गया कि इसका पीरियड मेरा 3 होगा। अब सेम फंडा मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर कॉस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, tan का पाई था, ध्यान रखना, कॉस का 2 पाई होता है। तो मैं यहाँ पर अगर x की जगह x+8 रख दूँ, बॉक्स ऑफ x+8, तो देखो मेरा क्या बनेगा, कॉस ऑफ π/4 बॉक्स x, साथ में आ जाएगा प्लस का π/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज इक्वल्स टू, ये सीधा मिटा के मैं 2 पाई लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देख रहे हो कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई, और 2 पाई कॉस का पीरियड होता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर ही हो जाएगा, कॉस ऑफ π/4 बॉक्स x। तो यहाँ से पता चल गया कि इसका पीरियड जो है अपना 8 होगा। मैंने 8 पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर लिया यार, कोई जादू थोड़ी किया है मैंने, मुझे पता है कि मुझे इस π/4 को न्यूट्रलाइज करके कॉस का पीरियड बनाना है, जो कि हमारा तभी हो पाएगा जब x को मैं x+8 लिखूंगा, 8 बार आएगा और 8/4 मेरा 2 के बराबर होता है। यहाँ से मुझे पता चल गया इसका पीरियड क्या होता है, विच वॉज एन ईजी गेम। तो लिख देते हैं भाई यहाँ पर 8, सेम चीज़ यहाँ पे होगी, इसका पीरियड अपना 24 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x+24 लिखूंगा तो 24/12 2 के बराबर होगा। इसको मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ, कॉस का मैंने तो पहले से बता दिया, सेम फंडा अप्लाई होगा कॉस और साइन में, क्योंकि दोनों भाई बहन होते हैं। अब देखो 3 फंक्शंस आ गए, तीनों का पीरियड पता चल गया है, इन तीनों के एडिशन करके एक बड़ा फंक्शन बना रहा है वो। तो इसका अपने को फंडा याद होना चाहिए, क्या था भाई, अपन तीनों का एलसीएम लेते हैं ना, fx का जो पीरियड होगा वो जिन तीनों फंक्शन से मिलके बन रहा है उन तीनों फंक्शंस का एलसीएम जो है फाइनल पीरियड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 24, 8, 3। एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन फैक्टर,
अब हम इन तीनों का एक बार एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो क्लियरली दिख रहा है एलसीएम जो है इनका 24 के बराबर है। तो यहाँ पे बोल रहा है एफ एक्स डी एक्स दोनों के दोनों नॉन पीरियोडिक फंक्शंस है ना, दोनों के दोनों पीरियोडिक नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर अपना नॉन पीरियोडिक है, मॉड एक्स अपना नॉन पीरियोडिक है, ब्रैकेट एक्स नहीं हो सकता, ब्रैकेट एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। दोनों ही एफ एक्स जी एक्स के साथ सेम फंडा है कि दोनों के दोनों नॉन पीरियोडिक है और एच एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जी एक्स है। तो आपको बताना है जो एच एक्स भाई साहब हैं वो क्या नॉन पीरियोडिक ही होंगे फॉर श्योर, क्या वो पीरियोडिक होंगे, या फिर वो शायद पीरियोडिक हो सकते हैं या नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ दी, सबसे डरावना ऑप्शन जो कि कई बार क्वेश्चंस का आंसर निकल आता है और हमें बहुत कंफ्यूज भी करता है। दिस इज जेन्युइनली अ गुड क्वेश्चन। लाइक इसको बताने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे भी सोचना पड़ा 3-4 मिनट तक कि मैं इसे एक्चुअली में एक्सप्लेन कैसे करूँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंट्यूटिव। इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला बताऊँ और उसके थ्रू तुम सॉल्व कर लो और काम हो जाए। इट्स इंट्यूटिव। एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रॉब्लम सॉल्विंग का जब पहले से होगा, है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस डेप्थ में डाइव इन करने का पहले से होगा, तो इंसान इसको बढ़िया से सॉल्व कर पाएगा। बट मैं इसको सॉल्व करने, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैकेनिज्म इन जनरल बताऊंगा अपने इंट्यूशन को ब्रेक डाउन करके कि मैं इंट्यूटिवली कैसे सोच सकता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे को 2 नॉन पीरियोडिक फंक्शन उठाने थे। जैसे एक्स स्क्वायर मेरा नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। पहले सॉरी, पेन की अपन निप को थोड़ा थिन कर लेते हैं, गड़बड़ लग रही है मेरे को, है ना। ओके, कमिंग बैक, एक्स स्क्वायर जैसे मेरा नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। पहले देख लो कि एफ ऑफ जी एक्स कैसे वर्क करता है ना। एक्स स्क्वायर मेरा नॉन पीरियोडिक है, बॉक्स एक्स भी मेरा नॉन पीरियोडिक है। तो मैंने अगर इसको एफ एक्स बोला है और इसको अगर मैंने जी एक्स बोला है, तो अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स या फिर एफ ऑफ जी एक्स कुछ भी बना लूँ, लाइक अगर मैं देखूँ ये क्या आएगा, तो ये मेरा आ जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है नॉन पीरियोडिक ही है ना। इसका कोई पीरियड नहीं है, ये बढ़ता जाएगा, इसके वैल्यू बढ़ाते जाओ, बढ़ता जाएगा। रिपीट तो कतई नहीं करने वाला अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल बाद हमेशा। तो ये बात तो तय है कि ऑलवेज पीरियोडिक तो अपना आंसर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैंने एक केस बना दिया भाई जो नॉन पीरियोडिक है। इनफैक्ट तुम ज़्यादातर जो केसेस बनाओगे एफ ऑफ जी एक्स के, है ना, 2 नॉन पीरियोडिक फंक्शन उठाओ और उनमें एफ ऑफ जी एक्स लगा दो, है ना, एक्स की जगह दूसरा फंक्शन डाल दो एक फंक्शन में, तो ज़्यादातर तुम्हें मिलेंगे वो नॉन पीरियोडिक ही होंगे। तो ये तो कतई अपना आंसर नहीं होगा, है ना, बिकॉज दिस इन अ वे मीन्स ऑलवेज पीरियोडिक। अब अपने पास 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन बचते हैं, एक तो नन ऑफ दीज, एक मे बी पीरियोडिक, एक नॉन पीरियोडिक। तो अगर मैं किसी तरह से ये प्रूफ कर दूँ कि ये मेरा नॉन पीरियोडिक या फिर पीरियोडिक भी हो सकता है ना, एक ऐसा केस निकालने की कोशिश करूँ अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स की जो मेरे पीरियोडिक आ रहा है, तो मेरा आंसर सी हो सकता है। और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ऐसा कोई केस आ ही नहीं सकता, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हमेशा नॉन पीरियोडिक। डी तो फिर मेरे को लग नहीं रहा डी भी किसी कीमत पर अगर आंसर होगा, तो अपना ए और सी बचा, क्योंकि ए बी सी में सारे केसेस कवर हो जा रहे हैं। ऐसा है ना कि कोई इंसान ने कोई बात बोली, वो सच है या झूठ है या नन ऑफ दीज। अब बात तो सच या झूठी होगी ना, तो ए और बी में से कोई आंसर होगा। डी नन ऑफ दिस क्या होता है, सच और झूठ सारे केसेस कवर कर दे रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, ए और बी में से अपना कोई आंसर होगा। तो अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए हाई फोकस हाई अटेंशन के साथ सुनना। मेरे को एफ ऑफ जी एक्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि मेरा पीरियोडिक फंक्शन दे दे, और अगर ये पीरियोडिक आ जाता है तो मेरा आंसर हो जाएगा मे बी पीरियोडिक, है ना, बिकॉज नॉन पीरियोडिक के भी बहुत सारे केसेस अपन निकाल लिए, पीरियोडिक का भी एक केस अपन ने निकाल लिया, तो मतलब पीरियोडिक भी हो सकता है नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, तो सी। या फिर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता, या फिर लाइक कुछ केसेस बनाने की कोशिश करूँगा, तो तभी पता चलेगा जब आगे बढ़ूंगा ज़िंदगी में। एक जगह खड़ा रहूँगा तो कैसे भाई, दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो या फिर मैं प्रूफ कर दूँ कि कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। आई होप थोड़ी लाइक एक साइकोलॉजिकल वो बन गया होगा तुम्हारा वायर फ्रेम कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सोचना है अपने को। अब अपन क्या करेंगे, मेन काम यही है इसमें कि अपने को सोचना है ना। वो सोचने वाला पार्टी सबसे खतरनाक है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करना जिससे तुम पीरियोडिक फंक्शन बना पाओ। दिस इज़ द रियल चैलेंज, दिस इज़ व्हाट टेक्स डीप थिंकिंग। तो मैंने भाई पहले एक्स स्क्वायर रखा, मैंने कहा कि यार एक्स स्क्वायर के अंदर मैं कोई ऐसा फंक्शन डाल सकता हूँ क्या जो मतलब मेरा लाइक ऐसा कुछ कर दे कि वो पीरियोडिक दे दे। पीरियोडिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मैंने एक साइड लिखने की कोशिश करी। साइन एक्स मेरा पीरियोडिक फंक्शन होता है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होते हैं, तो मैं सीधे ट्रिगो लिखता हूँ, TRIGO। मेरे कांस्टेंट फंक्शन सारे पीरियोडिक होते हैं ना, तो कांस्टेंट की जगह सी लिख देता हूँ, लाइक y बराबर 1, y बराबर 3। नाउ द थर्ड थिंग इज ब्रैकेट एक्स मेरा पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये मैंने आमतौर पे पीरियोडिक फंक्शंस देखे, इसके अलावा मुझे दिमाग में सच तो कोई हिट नहीं कर रहा। फिर भी तुम्हें पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कोई पॉपुलर अपना पीरियोडिक फंक्शन जो मैं मिस कर रहा हूँ। अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स में कुछ ऐसा तालमेल करूँ कि एफ एक्स नॉन पीरियोडिक, जी एक्स नॉन पीरियोडिक, और वो इनमें से कोई एक फंक्शन दे दे, तो मेरा काम शायद बन जाए। तो मैंने भाई अपनी कोशिश करना शुरू करी। एक्स स्क्वायर के अंदर मैंने डाला चलो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं। अच्छा नहीं, पर साइन एक्स तो खुद पीरियोडिक होता है, तो साइन एक्स को तो मैं ले ही नहीं सकता, है ना। एफ एक्स या जी एक्स में से किसी की भी वैल्यू में मैं साइन एक्स नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों ही भाई अपने पीरियोडिक हैं। सॉरी, साइन एक्स पीरियोडिक है और एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं है, पर
एफ एक्स और जी एक्स कोई भी पीरियोडिक नहीं लेना, यहाँ पर उसने क्लियरली बोल रखा है नॉन पीरियोडिक दोनों के दोनों। तो या फिर मैं बॉक्स एक्स ले लूँ, मैं एक्स स्क्वायर ले लूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर मैं थोड़ा दिमाग लगा के देखूँ तो फिर ये मेरा बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। अगर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो ये भी मेरा फिर से यार वही फंडा आ रहा है, लाइक पीरियोडिक फंक्शन नहीं बन रहा है ये। और बहुत देर तक ऐसे सोचते सोचते 5-10 मिनट मैंने इन्वेस्ट किए, मैंने बहुत सोचा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करी, और मैंने कहा किसी तरह से काश मेरा कोई ट्रेगो फंक्शन क्रिएट हो जाए, या कांस्टेंट क्रिएट हो जाए, या ब्रैकेट एक्स क्रिएट हो जाए। बहुत सारे फेलियर्स के बाद मेरा थोड़ा इंट्यूशन डेवलप होना शुरू हुआ, और ये तुम फील तभी कर सकते हो जब तुम एक्चुअली में ट्राई करोगे। और फिर मेरे दिमाग में एक मस्त चीज़ हिट करी, और वो चीज़ क्या थी कि लेट से एक फंक्शन को मैं बॉक्स एक्स ले लूँ विच इज़ ऑब्वियसली ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, और जी एक्स लेट से मेरा कोई फंक्शन है, और मैं यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स क्रिएट करने की कोशिश करूँ और मेरा ये बॉक्स ऑफ जी एक्स बन जाए। अब मान लो जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसकी जो रेंज है वही 0 से 1 के बीच में है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी एक्स, यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ मैं, जी एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 है ना, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 को चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, ना भी करो, इट्स अप टू यू। तो ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज है ना वो सारी वैल्यूज ही 0 से 1 के बीच में अटेन कर सकता है, और नॉन पीरियोडिक फंक्शन भी है ऑब्वियसली। तो फिर होगा क्या कि बॉक्स के अंदर एक ऐसी चीज़ जो 0 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, एट द एंड 0 एक कांस्टेंट दे देगी। समझ रहे हो? मतलब ये एक ऐसा पॉसिबल केस होगा जहाँ पर मेरा एफ ऑफ जी एक्स एक कांस्टेंट के बराबर है, और एफ एक्स भी पीरियोडिक नहीं है, जी एक्स भी पीरियोडिक नहीं है। यानी कि जी एक्स एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 1 इंक्लूड कर देंगे तो फिर 1 के बराबर भी हो जाएगा, 0 के बराबर भी हो जाएगा, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट मेंटेन नहीं रहेगी। तो ऐसा फंक्शन ही लेना पड़ेगा जो 0 से 1 के बीच में हो और 1 को इंक्लूड आप नहीं कर सकते हो, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा कंसिडरिंग दिस स्टेटमेंट। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, अपन बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जिनकी रेंज आपकी 0 से लेके 1 के बीच में, ऐसी कोई लाइक कंडीशन नहीं होती कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनगिनत फंक्शंस अपन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये आंसर हो जाएगा मे बी पीरियोडिक, विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस क्वेश्चन था। नाउ आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑफ थोड़ा सा फील हो रहा होगा, 2 रीज़न के, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी, दूसरी कि यार कोई एग्जांपल दे दो। एग्जांपल में तो मैं फट से देता हूँ, मैंने खुद अभी रिसेंटली क्रिएट किया है, दैट इज़ अपना 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। 1 की जगह अगर यहाँ पर अपन 1/2 कर देते हैं तो अपना काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको अगर तुम चेक करोगे तो x की तुम कोई भी वैल्यू डाल लो, पहले तो x की इसकी डोमेन ही बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, -1/2 से 1/2 के बीच में इसकी डोमेन आएगी। उसके बाद जब तुम टेस्ट करोगे तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये 1 से बड़ा नहीं आ सकता। मैं तो लाइक और छोटा ले लिया, ये तो 0 से लाइक 1 के तो आसपास भी नहीं पहुंच सकता, 0.9 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस पर अगर बॉक्स चढ़ा दोगे तो देख रहे हो ये भी अपना पीरियोडिक नहीं है, ये जी एक्स है, और एफ एक्स क्या हो गया, बॉक्स एक्स हो गया, है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स डाल दिया, ये जो हमारा बन के आ रहा है ये 0 के बराबर आ रहा है, जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, विच इज़ इन्वर्स फंक्शंस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे अपने आप में एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच निकलती है जिसे हम इन्वर्स ट्रिगो के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पर अपन इन जनरल इन्वर्स फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं उनकी मैथ को स्टडी कर रहे होंगे, तो बड़े ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। इसको लिखने का तरीका हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, और ध्यान रखना ये -1 पावर में नहीं है, ये इन्वर्स को लिखने का हमारा एक छोटा सा तरीका है। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1/f(x). कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ग्राफिकली अगर इन्वर्स फंक्शन को समझने की कोशिश की जाए तो कोई भी एक रैंडम फंक्शन है, लेट से, जिसको अपन बोलते हैं e⁻x, इसका ग्राफ देखने में ऐसा होगा। इसका अगर तुम इन्वर्स निकालने की कोशिश करोगे तो ग्राफिकली इट इज़ नथिंग बट इमेज ऑफ दिस फंक्शन अबाउट लाइन y बराबर x। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये तुम्हारी y बराबर x है, और इसकी जब तुम इमेज निकालोगे तो वो देखने में तुम्हारी कुछ ऐसी आएगी, एंड सरप्राइजिंगली ये फंक्शन ln x होता है। अब इनको एक बार निकालने का तरीका अपन रिविजिट कर लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो ये तो मैंने तुम्हें ग्राफिकल मेथड बता दिया, मैं तुम्हें एल्जेब्रिकल मेथड बताऊंगा। तो जैसे हमें y बराबर e⁻x दे रखा है, तो जो हमारा स्टेप 1 होने वाला है वो होगा कि हमें x बराबर f ऑफ y वाला एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। बेसिकली x बराबर y में सारी इक्वेशन, और सिर्फ y में होनी चाहिए वो। तो इस एक्सप्रेशन में अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो यहाँ पर ln y बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास x बन जाएगा। फिर अगला स्टेप हमारा होने वाला है कि x और y दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो ये बन जाएगा ln x बराबर y। तो y बराबर ln x हमारे इस फंक्शन का इन्वर्स आएगा। तो ये 2 स्टेप हमें करने हैं। कैलकुलेट x बराबर f ऑफ y, अगला स्टेप हमारा हुआ x और y को इंटरचेंज कर दो, तो हमारा अल्टीमेटली इन्वर्स फंक्शन निकल के आ जाएगा। दिस इज़ दी एल्जेब्रिकल वे टू डू इट। तुम किसी रैंडम फंक्शन के लिए, लीनियर के लिए से ट्राई करो। तो y बराबर x+2, तो सबसे पहले x बराबर f ऑफ y निकालेंगे तो वो हो जाएगा x बराबर y-2। इसके बाद इंटरचेंज कर देंगे तो y बराबर x-2। तो y बराबर x-2 एंड y बराबर x+2 ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर तुम लोग ग्राफ बनाओगे तो ये y इक्वल टू x के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेजेस आएंगी।
आई होप यू गेट एन आइडिया इनवर्स फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। इनकी थोड़ी ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट से कोई मेन्यूअन फंक्शन है जो कि मान लो देखने में कुछ ऐसा है। इसका ग्राफ लगभग x² प्लस कुछ कांस्टेंट के बराबर जैसा फील आ रहा है, बट एनीवे मुझे अभी ग्राफिकली तुम्हें कुछ समझाना है। इसकी अगर मैं इमेज निकालने की कोशिश करूँ तो देखने में लगभग कुछ ऐसी आएगी। तो टेक्निकली ये मेरा fx होना चाहिए और ये मेरा f इनवर्स x होना चाहिए, बट दिस इज़ रॉन्ग। हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हमने करी। देखो अगर ध्यान से f इनवर्स x को अगर तुम देखोगे तो वो एक ऐसा फंक्शन बन गया जिसको वर्टिकल लाइन 2 बार काट रही है। इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ फंक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। मैं समझ रहे हो, फंक्शन की डेफिनेशन ही वॉयलेट कर दी। तो यहाँ पर इस फंक्शन का इन्वर्स आप कैलकुलेट एक्चुअली में कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से एक नया छोटा सा टॉपिक शुरू होता है। यू कांट कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ अ मेन्यूअन फंक्शन बिकॉज मैंने तुम्हें रीज़न बताया। जब तुम उसकी y एक्सिस y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो जो अल्टीमेटली तुम्हें चीज़ मिलेगी वो एक चीज़ बनेगी जो कि फंक्शन है ही नहीं। तो एक मेन्यूअन फंक्शन का इन्वर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इवन तो आप 1 1 का कर सकते हो। लेट्स से 1 1 फंक्शन है, इसकी अगर तुम मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट कैलकुलेट करते हो तो 1 1 ही आएगी। ठीक है, मेन्यूअन के केस में ही ऐसा हो रहा है कि एक पर्टिकुलर x पे आपके 2 y आ जाएंगे अल्टीमेटली, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने से पहले 100 गुना सतर्क रहना, कहीं वो मेन्यूअन तो नहीं। दैट इज़ वाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नामक चैप्टर जो तुमने पढ़ा होगा, तुमने देखा होगा कि इसमें x की डोमेन भी अपन रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, वो तो भाई भयंकर वाला मेन्यूअन फंक्शन है। कितनी बार, हज़ारों करोड़ों अरबों बार जो है अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर हमारे पास सेम वाई आ जाता है। दैट इज़ वाई साइन एक्स में इन लोगों ने क्या किया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इन्वेंशन करने के लिए इसकी जो x की वैल्यू है वो -π से लेके पाई तक, -π/2 से लेके π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो बेसिकली एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया साइन एक्स का, जो कि देखने में हमारा कुछ ऐसा है। वो टुकड़ा जो कि सिर्फ 1 1 है, समझ रहे हो। साइन एक्स का 1 1 वाला पार्ट उठाया और उसको तोड़ लिया, बाकी सारे पार्ट को एलिमिनेट कर दी कि भाई तुम भग जाओ, तुम भग जाओ। और इतने पार्ट के लिए साइन एक्स हमारा 1 1 था, है ना। और फिर इसकी अगर तुम मिरर इमेज निकालोगे तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, जो कि मैं अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बना देता हूँ। तो देखने में आपका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू π/2 से -π/2 से π/2 होती है। अब वो समझ आ गया वो क्यों होती है। ऑल राइट, इवन तो दिस इज समथिंग जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में और डिस्कस कर सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल है जो कि ज़्यादातर लोग गलत कर देंगे, और इस पर भी जे एडवांस पहले एक सवाल पूछ चुका है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10x जो है उसका इन्वर्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं। अब टेक्निकली 10x मेन्यूअन है, ठीक है, तो नहीं कर सकते, बट मैंने तुम्हें अभी कोडोमेन या फिर रेंज या फिर डोमेन स्पेसिफाई ही नहीं करी। तो विदाउट नोइंग द डोमेन तुम इस बात पे कमेंट नहीं कर सकते। एक सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में डेफिनेटली 10x का इन्वर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मान लो इतने इतने पार्ट में मैं इसको लिमिट कर दूं तो इसमें तो ये 1 1 है ना। अब जब आगे का पार्ट भी मैं कंसिडर करूंगा, है ना, डोमेन ही मैंने सवाल में ही डोमेन इतनी बड़ी दे दी है कि उसमें मेन्यूअन हो जा रहा है, तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज समथिंग वी लर्न बाय डेफिनेशन। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स फंक्शंस की। लेट्स से fx एंड gx एक दूसरे के अगर इन्वर्स फंक्शन है तो हमारी एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। इस पर अपन एक स्पेसिफिक स्टार लगा देते हैं एंड द प्रॉपर्टी सेज कि f ऑफ gx, इसकी वैल्यू आपकी x के बराबर होती है इन केस इफ़ fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से एक मस्त चीज़ हमारी निकल के आती है कि मान लो f ऑफ gx तुम्हारा x के बराबर है। अब मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो तुम्हारे पास f डैश ऑफ gx बन जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली f डैश ऑफ gx की वैल्यू, अच्छा मैंने एक छोटी सी एरर कर दी यहाँ पे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एक g डैश x भी आएगा हमारे पास, और फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड 1 बनेगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि f डैश ऑफ gx जो है उसकी वैल्यू 1/g डैश x के बराबर होती है। एंड ये पर्टिकुलर इक्वेशन काफ़ी सारे सवालों में यूज़ होती है। इसका एक एग्जांपल भी हम जल्दी देख रहे होंगे। इसका ध्यान रखना, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। g ऑफ fx वो भी हमारा x के बराबर ही होगा, तो ये सेम चीज़ अपन gx पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही क्रिएटिव है, लाइक अभी तो मैंने तुम्हें बता दी है, जब सवाल में यूज़ हो रही होगी तो थोड़ा अलग तरह से यूज़ होती है। जिन लोगों ने कर रखे होंगे दे विल बी एबल टू गेट एन आइडिया, जिन्होंने नहीं करे ध्यान से सवाल को ऑब्जर्व करना, उससे ज़्यादा सीखना। fx की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है, दैट इज 2x³ + 7x - 5, और आपको बताना है f इनवर्स ऑफ 4 की क्या वैल्यू होने वाली है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने ऑप्शंस को अलग से इसीलिए ऐड किया क्योंकि मैं तुम्हें इससे रिलेटेड कोई चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आ सकती है, जो इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में आ सकती है। वरना मैं ऑप्शन ऐड नहीं करता, अपन बिना ऑप्शंस के भी डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। वो चीज़ क्या है, उसको समझते हैं। देखो ऐसा कब होगा कि किसी इन्वर्स के क्वेश्चन का जो कि दिखने में ऐसा हो, लेट से fx की कोई वैल्यू कुछ दे दी उसने, इस केस में 2x³ + 7x - 5 दे रखी है। मान लो उसने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जिसके लिए हमारा f इनवर्स ऑफ 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कब होगा, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू थिंक। तो मैं वीडियो पोस्ट करो, 1 मिनट दो बस,
कि ऐसा कब होगा, लाइक एफ एक्स ऐसा कैसा फंक्शन होगा कि एफ इनवर्स ऑफ 4 एग्जिस्ट ही ना करे। ऑलराइट, आई होप तुमने टाइम दिया होगा थोड़ा बहुत। तो भाई इसका जवाब जो है, सस्पेंस को थोड़ा ब्रेक करते हैं, ऐसा तब होगा जब एफ एक्स हमारा मेन्यूअन फंक्शन होगा। बिकॉज वी ऑल नो दैट वेरी वेल माई फ्रेंड्स कि मेन्यूअन फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता। तो अपन कोई भी ऐसा क्वेश्चन शुरू करेंगे तो चेक कर लेंगे भाई कि भाई साहब मेन्यूअन तो नहीं है। और मेन्यूअन 1 1 चेक करने के लिए एल्गोरिथम्स मैंने तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन को अगर चेक करना है वो मेन्यूअन है या फिर 1 1 है, अपन सिंपली एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। इस केस में हमारा एफ डैश एक्स निकल के आएगा 6x² साथ में प्लस का 7। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉजिटिव है हमेशा। एफ डैश एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव या फिर हमेशा नेगेटिव होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर एक्स इज, तो हमारा फंक्शन सिंपली 1 1 हो जाता है, जो कि इस केस में हमारा ट्रू है। पर अगर एफ डैश एक्स कोई ऐसा फंक्शन आया जो कभी तो पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है, तो हमारा फंक्शन मेन्यूअन हो जाता है। तो ये वही बातें रिपीट करी मैंने फट से, तो मैं कुछ सेकंड्स में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गेम में आगे बढ़ते हैं, हमें पता चल चुका है ये मेन्यूअन नहीं है, 1 1 है, तो भाई ये एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली ए बी सी में से कोई आंसर है, ऑप्शंस को हटाई देता हूँ, क्यों फालतू में जगह खा रहे हैं। तो मैंने ये डाला एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है। राइट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स की पावर हमारी 3 आ जाएगी, और साथ में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और इसके बाद -5 एज इट इज़ रहेगा। अगर किसी को याद हो ये प्रॉपर्टी थी तुम्हारी, अगर किसी फंक्शन के अंदर उसका इन्वर्स डाल दोगे तो वो x दे देगा एट दी एंड आउटपुट। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो है x के बराबर हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, अच्छे से लिख देते हैं x को। तो भाई ये हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू सेम इक्वेशन। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। इसके बाद अपने को सिंपली x की वैल्यू 4 डालनी है। अब ब्लू पेन से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ क्योंकि अपन अंत के करीब आ रहे हैं। ऑलराइट, तो 4 बराबर हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ इनवर्स ऑफ 4 का होल क्यूब, और हमारी आगे इक्वेशन ऑब्वियसली x की जगह मैंने 4 डाल दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एफ इनवर्स ऑफ 4 को मैं t मान लेता हूँ, बिकॉज घचड़ पचड़ सी लग रही है बहुत ज़्यादा, डोंट यू थिंक मेस्ड अप सा लग रहा है। तो इसको जस्ट कट शॉर्ट करने के लिए वील राइट इट एज 2t³ प्लस 7t, और साथ में आ जाएगा इधर -5 इज इक्वल्स टू 4। 4 को इस साइड ले जाएंगे, देन दिस विल बिकम हमारा 9, ठीक है। और ये हमारा ऑब्वियसली 0 के बराबर होगा पूरा। यहाँ से अपने को t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे ही t आ गया तो t किसके बराबर है, एफ इनवर्स ऑफ 4, वही तो निकालने की बात हो रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड क्यूबिक हमारी ओवरऑल बन जाएगी t-1 मल्टीप्लाइड बाय 2t² प्लस 2t प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, और यहाँ से बचा लिया कि इसका सिर्फ एक ही रूट है, दैट इज t=1 इस पूरी क्यूबिक का। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है लेट f इज सच दैट 2 से इन्फिनिटी से लेकर इसकी जो कोडोमेन है वो दे रखी है 1 से इन्फिनिटी। ध्यान रखना ये कोडोमेन होती है, रेंज नहीं होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बार बार नोटिस कराता रहता हूँ जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना रहे। ऑलराइट, आगे अपने को दे रखा है f(x) की वही पूरी इक्वेशन दे रखी है इन लोगों ने। ये है हमारा बराबर 2 की पावर x की पावर 4 माइनस 4x² है ना, ये पूरा का पूरा पावर में दे रखा है। बेसिकली 2 की पावर में एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, और साथ में दे रखा है एक और फंक्शन जो कि हमारा gx भाई साहब है, और कह रखा है कि g इज सच दैट उसकी डोमेन दे रखी है दैट इज π/2 से पाई, और कोडोमेन a दे रखी है। अब a पर इन लोगों ने लाइक a को लिखा नहीं है, तो ऑब्वियसली सवाल में जो सॉल्यूशन होगा उसमें a कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर अपने को सेट a ही कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, सवाल पर अपन वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। gx की भी इक्वेशन दे रखी है, ये हमारा बराबर है sin of x प्लस 4 डिवाइडेड बाय sin of x माइनस 2k। ये 2 इन्वर्टेबल फंक्शंस हैं। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस हैं। ये एक्चुअली में एक कॉम्प्रहेंशन का पार्ट था, बट मैंने इसको एक लाइक कंप्लीट क्वेश्चन की तरह दे रहा हूँ। लाइक देखने में नहीं लग रहा ना कॉम्प्रहेंशन है, बट ये जिस मैंने बुक से उठाया है अमित अग्रवाल, उसमें ये कॉम्प्रहेंशन की तरह दे रखा था। इसको सॉल्व करने जब हम सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी सारे इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड हमारे डाउट्स जो हैं, कंसेप्ट जो हैं, क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पहला वाला जो है वो कह रहा है कि सिंपल है भाई, एफ इनवर्स एक्स निकालो। दूसरा वाला कह रहा है एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स निकालो। अब इस नोटेशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, पहली बार जो देख रहे हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, इस पर भी अपन आएंगे। और दूसरा जो है वो कह रहा है कि सेट ए की वैल्यू कैलकुलेट करो जो कि आपकी जी एक्स की कोडोमेन है, या फिर रेंज ही निकालनी है। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन अपन बराबर मानेंगे। ऑलराइट, तो आई होप सवाल क्लियर है। मैंने एक बार रीड कर दिया, तुम चाहो तो वीडियो पोस्ट करके खुद भी इसको रीड कर सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले वाले अपन पार्ट पर आते हैं कि अपने को एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। तो बहुत ही आसान है। अपन ने आई गेस लास्ट क्वेश्चन में, वीडियो में काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहले वाले क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की, तो थोड़ा मैं भूल गया हूँ क्या था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। बट हाँ, आई गेस हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी थी कि अपन ने एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स एक्स रखी थी, और ये जो प्रॉपर्टी है जो कि कई बार यूज़ आती है अगेन, दैट इज़ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो है अपना एक्स के बराबर होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ होने वाली है, तो बड़े ध्यान से देखना मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। एक्स की जगह सिंपली एफ एक्स में एफ इनवर्स एक्स रख दूंगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर मेरा बन जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, जो कि ऑब्वियसली एक्स के बराबर होता है, अभी थोड़ी देर में मिटा के लिख दूंगा। और जो राइट हैंड साइड है उसमें अपन इसको लिख देंगे 2 की पावर एफ इनवर्स एक्स की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो ब्रैकेट यहाँ पर मैंने लगा दिया है जिससे थोड़ा गंदगी ना लगे, और 4 के साथ आ जाएगा हमारा मल्टीपल में एफ इनवर्स एक्स, इसको फिर से एक ब्रैकेट में बंद करेंगे,
और इसका होल स्क्वायर। देख लो एक बार सारी चीज़ें क्लियर है ना। ऐसी हाँ हाँ मत करते रहना, एक्चुअली मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूँ एक एक इंडिविजुअली देखते हुए चलना, अगर ज़रूरत पड़े तो पोज भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो है भाई ये एक्स के बराबर हो जाएगा, प्रॉपर्टी कितनी बार अपन ने रिपीट कर ली है, सबके लिए ऑब्वियस हो गई होगी अब ये। तो ओवर हियर विल गेट एक्स बराबर 2 की पावर, ये घचड़ पचड़ दे रखी है, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा मैं सीधे। ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट वी गेट। अब यहाँ से अपन भाई कैसे बाहर निकलेंगे, कोई अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ऐसे लाइक ऐसी डिडक्शन जो है, ऐसी फॉर्म जो है इक्वेशन की, वो कई बार आ सकती है, ऐसा नहीं सिर्फ फंक्शन में आएगी है ना। तो ऐसे में अगर अपने को एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल फंडा है भाई, अपन लॉग ले लेंगे, वो भी बेस 2 का। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सो ओवर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट लॉग ऑफ अपना 2, सॉरी नॉट log 2, आई मीन टू से log x बेस 2 है ना, बेस में 2 आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा log x बेस 2। और जो राइट हैंड साइड होगी यहाँ पर, क्योंकि बेस भी 2 है तो ये जो पावर होती है ये हमारी बाहर आ जाएगी। अब चलो मैंने एक जल्दी से बोल दिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को, मैं तुरंत इसको करके बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिया log बेस 2 और ये 2 की पावर लेट से y दे रखी है, इस पूरे भसड़ को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम लगेगा वरना लिखने में, इसको अपन y मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर आ गए तो हम log की फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं भाई, ये y जो है सीधे नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 1 के बराबर है तो 1 को 1 ही लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया log x बेस 2 बराबर y। अब y को अपन एक्सपैंड करके लिख देते हैं, क्योंकि भाई y में ही हमारा f इनवर्स x छुपा है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इसकी पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई f इनवर्स ऑफ x और इसकी पावर 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दे रखा है log ऑफ x साथ में बेस 2। तो ऑब्वियसली x के टर्म्स में f इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि f इनवर्स x तो फंक्शन इन x ही है ना। अब ऐसे में क्या करें भाई, ऐसे कैसे कैलकुलेट करें, तो 4 डिग्री इक्वेशन है, जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से नहीं पढ़ा है वो शायद थोड़ा कंफ्यूज आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, इस पार्ट को अपन यहाँ पे समझ लेंगे, तो अगली बार इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो तुम हाल सॉल्व कर लोगे। ये बेसिकली हमारी एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डिग्री 4 की इक्वेशन दे रखी है जिसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, सिंपल फंडा है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स को तुम थोड़ी देर के लिए मान लो टी मान लो, या फिर टी स्क्वायर मान लो, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के स्क्वायर को तुम टी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t, और साथ में इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको राइट हैंड साइड पे ही ले आते हैं, इधर 0 कर देते हैं, ये हमारा बन जाएगा माइनस का log x बेस 2। अब यहाँ पर आगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अटक जाएंगे भाई, इसको कैसे अपन कैलकुलेट करें, क्वाड्रेटिक दे रखी है बट ये इस कांस्टेंट की जगह log x बेस 2 दे रखा है भाई, कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो देखो ऐसा है कि क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालते थे, श्रीधाचार्य है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, वही चीज़ अप्लाई कर सकते हो, वो एक तरीका है जो कि कोई भी सोच सकता है ना। एक और तरीका है जो कि कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली आसान बना देगा, बड़े ध्यान से देखना है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लाइक मुझे ये जेई मैथ्स जो है काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक लगती है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत थोड़े से ट्विक्स करे और कैलकुलेशन एकदम से इतनी ज़्यादा आसान बन गई है ना। तो ये ध्यान से समझना, तो वही मज़ा आएगा, लाइक इसको एक आर्ट फॉर्म की तरह अगर तुम देखने की कोशिश करो तो मज़ा आएगा एक्चुअली में। तो अपन क्या करेंगे, जो log x बेस 2 है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूँ है ना, पर्पस क्या है वही करना क्या है अपने को, कि जो t है उसकी वैल्यू अपने को x के टर्म्स में निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड पे दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 4t। अब मैं काम करता हूँ, एक 4 को ऐड करता हूँ और एक 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। ये 4 मैंने इधर तो सब्ट्रैक्ट करा या इधर ऐड करता हूँ, और इधर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, तो -4 इधर ऐड कर दिया। क्या मैंने सही किया है? नहीं, मैंने बिल्कुल सही नहीं किया है, इधर भी प्लस का 4 ही होगा है ना, क्योंकि हम इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को थोड़ी छेड़ देंगे। तो देखो सिंपल क्या है, 0 का इंट्रोडक्शन किया है मैंने, ये 4 ऐसे काट दोगे तो वापस से वो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को काट दोगे तो बेसिकली दोनों साइड इक्वल्स टू के मैंने 4 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है राइट हैंड साइड पे, दैट इज t-2 का होल स्क्वायर। और अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये एज इट इज रहेगा तुम्हारा 4 प्लस log x बेस 2। अब एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड पे अंडर रूट चढ़ा दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा t-2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ln x बेस 2, ठीक है। ln मतलब log मान लो, उसको ln बोल रहा हूँ मैं, और साथ में अपन जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर 2 ले जाएंगे उसको, तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई 2 प्लस 4 प्लस ln x बेस 2। अब ये हमारे पास निकल के आ गया, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t क्या था भाई, ऊपर जाके देखें तो भाई यहाँ पर अपन ने t को f इनवर्स x के बराबर किया था, तो यहाँ पर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा f इनवर्स x का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस ln x बेस 2। अब यहाँ पर एक लफड़ा है, अगर तुम f इनवर्स x की वैल्यू निकालोगे, तो मैंने तो बताया था स्क्वायर अगर अपन राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, लाइक अंडर रूट बन जाएगा ना वो, तो फिर तो वहाँ पर प्लस और माइनस साइन दोनों लग सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक इसको ऐसे समझना, f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ अंडर रूट लगाना पड़ेगा है ना। तो अपन जब लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट लगाएंगे तो इट विल बी f इनवर्स x का स्क्वायर का अंडर रूट, और राइट हैंड साइड पे हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस
4 साथ में प्लस का ln x बेस 2, और इस पूरे पे एक बार अंडर रूट लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब अंडर रूट लगा तो मैंने तुम्हें बताया था भाई एक्स स्क्वायर का जब अंडर रूट होता है तो वो एक्स के बराबर नहीं होता, वो दो वैल्यूज़ निकाल के दे सकता है, प्लस और माइनस एक्स, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, ये भाई मेरा प्लस एफ इनवर्स एक्स भी देगा, माइनस एफ इनवर्स एक्स भी देगा। तो यहाँ से मेरे पास एफ इनवर्स एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट इज़ प्लस का अंडर रूट 2 प्लस ये जो भी है, और फिर माइनस की सेम वो चीज़, ठीक है। समझ रहे हो ना, दो साइन, दो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी। अब इसमें से भाई अपना आंसर कौन सी होगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब ये चीज़ मैं पर्टिकुलरली तुम पे छोड़ता हूँ, ये पूरा पहले तो मैं सवाल जो है इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। बहुत सारी कैलकुलेशन अपन ने कर ली, कुछ क्वेश्चन में डेटा होगा शायद, वहाँ से अपने को पता लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में डेटा देखो क्या दे रखा है, तो हिंट दे दिया मैंने, ऑब्वियसली क्वेश्चन में कोई डेटा है उसकी मदद से अपने को बताना है कि एफ इनवर्स एक्स इनमें से कौन सा है ना। दो वैल्यूज़ तो नहीं ले सकता, वैल्यू तो भाई एक ही होगी। लाइक कोई फंक्शन है अगर उसका तुम y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज बनाओगे तो दो मिरर इमेज थोड़ी आ जाएंगी, मिरर इमेज तो एक ही होगी ना भाई। तो ऐसे ही यहाँ पर है, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, वीडियो पोस्ट करो, 2-3 मिनट 4 मिनट आराम से दो, 5 मिनट भी दे सकते हो। मुझे तुम बस कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इसमें से कौन सा वाला अपना आंसर है। उसके बाद ऑब्वियसली रास का हम पर्दाफाश करेंगे। ऑल राइट, तो करते हैं भाई इस रास का पर्दाफाश। इसमें जो है अपना माइनस वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। एफ एक्स की अपने को डोमेन दे रखी थी और ये रेंज दे रखी थी, है ना। कोडोमेन को मैं अभी थोड़ी देर के लिए रेंज बोलूँगा, क्योंकि वो कोडोमेन और रेंज की चर्चा ना वो इनटू और ऑनटू में ही हो रही होती है ज़्यादातर, है ना। उसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन में आमतौर पे क्या 99.99% कोडोमेन रेंज बराबर ही होती है, ठीक है। तो मैं इसको रेंज बोल सकता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं इनटू ऑनटू की बात थोड़ी कर रहे हैं अपन। ऑल राइट, तो ये मेरी रेंज है और ये मेरी डोमेन है। तो जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि जो रेंज होती है और जो डोमेन होती है वो स्वैप हो जाती है, ठीक है। बेसिकली एफ एक्स के लिए अगर ये ट्रू है, ये जो लिखा हुआ है, ये अगर एफ एक्स के लिए ट्रू है तो जो चीज़ एफ इनवर्स एक्स के लिए ट्रू होगी वो होगी ये 1 से इन्फिनिटी, और इसकी जो हमारी रेंज होगी वो एफ एक्स की डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स इज सच दैट, उसकी डोमेन 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी जो कि एफ एक्स की रेंज थी, है ना। ये बेसिक चीज़ है। अगर तुम देखोगे हम फंक्शन कैसे लाइक एफ एक्स दे रखा होता है तो एफ इनवर्स एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर तुम्हें याद हो, वाई को एक्स बनाते हैं, एक्स को वाई बनाते हैं। तो इससे अपन थोड़ा फील ले सकते हैं कि क्यों ये स्वैपिंग होती है डोमेन और रेंज की। ऑल राइट, तो ये अपना भाई आ गया। ऐसे हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो एफ इनवर्स एक्स भाई साहब है भाई, उसकी जो रेंज है वो 2 से इन्फिनिटी है जो कि एफ एक्स की डोमेन थी, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी एफ इनवर्स एक्स की रेंज है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इस डेटा का अपन यूज़ करेंगे। और उसके अलावा उसने कोई खास इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है, और यूज़ भी क्या करोगे, पहली नज़र इसी पे जाएगी, है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई 2 से इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और ये भाई साहब अपने घोर नेगेटिव है, घोर नेगेटिव है, जीरो भी नहीं हो सकते ये। तो इनको हम लात मार के बाहर निकाल देंगे, भाई निकल यहाँ से, गंदगी मत कर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। तो मैंने जो कैलकुलेशन करी वो लेंदी लग रही है देखने में, बट इतना लेंदी है नहीं जब तुम स्पीड पकड़ लोगे। लाइक मैं खुद भी अगर खुद के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो इतनी भसड़ नहीं करूँगा मैं, ना। बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी मन में कैलकुलेट हो जाते हैं जब इनफ प्रैक्टिस अपन कर लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज तुम्हें समझानी है, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है, मैंने एक एक स्टेप को डिटेल में लिखा है, तो इसको अच्छे समझ लेना और खुद से भी सॉल्व करके देख लेना। खुद से भी एक बार जो भी रफ नोटबुक है उस पर सॉल्व करके देख सकते हो, थोड़ी सी बॉडी मेमोरी बिल्ड करने के लिए, या फिर लग रहा है किसी पर्टिकुलर पार्ट में कन्फ्यूजन है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट ए। सेट ए क्या है, ये जी एक्स जो फंक्शन है इसकी बेसिकली अपनी रेंज है जो कि अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ये एक रेंज का सवाल हो गया, इनवर्स फंक्शन का सवाल कम रहा, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं रहा है ना, रेंज का सवाल है ये। तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तो ये भाई साहब है अपने जी एक्स, इनकी अपने को रेंज बतानी है। तो उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ ब्लू पेन से, दैट इज साइन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस 2। ऑल राइट, तो तरीका ये हो सकता है अपना कि न्यूमरेटर में अपन -6 से ऐड करें और -6 से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस का 4 -6 और साथ में प्लस का 6, और नीचे हमारा एज इट इज साइन ऑफ एक्स माइनस 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एक सर्टेन तरह से ब्रेक करूँगा, इस पूरे को तो मैं -2 बना लूँगा। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली बन जाएगा साइन ऑफ एक्स और साथ में आ जाएगा मेरा -2 और प्लस का 6, ठीक है। इसको मैं डिनोमिनेटर को लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा साइन ऑफ एक्स -2 इधर आ जाएगा एक, और x और -2 अलग अलग है, सॉरी। ऑल राइट, और ये इसके नीचे भी सेम चीज़ आएगी, साइन ऑफ एक्स -2। तो देख रहे हो बिल्कुल सारी चीज़ें लीगल है, बिल्कुल फिट करी है मैंने। ये हमारा कट के 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 1 + 6 डिवाइडेड बाय
साइन ऑफ x माइनस टू। अब अपने को पता है भाई साइन ऑफ x की रेंज हमारी क्या होती है, -1 से 1 होती है। उसके अकॉर्डिंगली अपन इस डिनोमिनेटर की रेंज को वेरीफाई करेंगे, फिर अपन ओवरऑल टर्म की रेंज बताएंगे, उसके बाद उस रेंज में अपन 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे फंक्शन की रेंज आ जाएगी। इस तरह की क्वेश्चन अपन ने अपने रेंज के सेक्शन में करे हैं। तो अगर किसी को आइडिया नहीं लग पा रहा है, वो इसके आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, लग रहा है कि मुझे ग्लिची फील होगा, तो पहले तो ट्राई करके देखो। सबसे पहली चीज़ ये है ना, ट्राई करके देखो 3-4 मिनट दो। अगर नहीं हो पा रहा है तो पर्टिकुलर उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, उसमें अपन ने 1/cos x - 1 वगैरह वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन की रेंज निकालने की प्रैक्टिस की है, जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो हो गई भाई आम जिंदगी। अपन बात करते हैं मेंटोस ज़िंदगी की, जहाँ पर अपन थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे इसको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन रिलेटिवली कम लगेगी। तो बड़े ध्यान से देखना, ये मेरा f(x) के बराबर है। ठीक है, साइन ऑफ x + 4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x - 2। मैं क्या करूँगा, इसको पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट तुम अपने डिविडेंड रूल से कर सकते हो। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में इस रूल को कभी याद नहीं किया। मैं सिंपली जैसे अगर a/b दे रखा है, मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, ऐसे कि मैं इसको a × 1/b की तरह देख लेता हूँ और फिर उस पर प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। ठीक है, तो जिसको डायरेक्ट वो डिविडेंड वाला रूल याद हो ना, a/b को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको भी लगा सकते हो। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, ऑब्वियसली मेरे पास आगे का स्टेप लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पूरा जो कैलकुलेशन है वो नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर सीधे स्ट्रेट अवे लिख दूंगा कि भाई f(x) है जो मेरा, वो बराबर होगा -6 cos x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, है ना। अगेन आई विल रिपीट कि जो इसको डिवाइड इसको डिफरेंशिएट ना कर पा रहा हो, सिंपली साइन x + 2 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/sin x - 2 की तरह इसको ट्रीट करना है। और जो प्रोडक्ट रूल होता है ना, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को आइडल छोड़ते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, एक को आइडल छोड़ते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ये वाली जो चीज़ होती है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कमज़ोर है भाई, जाके डालो प्रोडक्ट रूल गूगल पे, वो अपने आप बता देगा क्या करना है। ओके, तो f(x) भाई -6 cos x। अच्छा, एक गड़बड़ी हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई भाई, इसको मैंने f बोल दिया, ये एक्चुअली में है g। ठीक है, f तो वो वाला था ना पुराना वाला, जो भी इन लोगों ने नोटेशन दिया उसको अपन मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो g' मेरा ये निकल के आ गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सारी चीज़ें नोटिस करते हुए चलना है, ध्यान से देखना। ये जो gx की जो मेरी डोमेन है, ध्यान से देखना, ये ऊपर मैं इसको एरो बना दे रहा हूँ। gx की डोमेन है भाई π/2 से π/2, मतलब x की वैल्यू तुम π/2 से पाई ही रख सकते हो, है ना। π/2 से पाई के बीच में अगर मैं चेक करूँ इन भाई साहब को, देखो ये नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव। जो ऊपर वाला cos x है, π/2 से पाई के बीच में, इफ़ यू सी cos x का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो π/2 से पाई के बीच में भाई साहब जो हैं ये नेगेटिव रहते हैं। ठीक है भाई, नेगेटिव रहते हैं, तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव है। कैसे भाई, एक और बार रिपीट करता हूँ इसको। ये भाई साहब नेगेटिव, ये भाई साहब पॉजिटिव, और बाहर एक नेगेटिव ऑलरेडी लगा है, तो नेगेटिव नेगेटिव जब मिल जाएंगे साथ में तो पॉजिटिव बना देंगे एज यूजुअल। तो ये जो g' है ये हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि gx एक 1/1 फंक्शन है, ये अपन ने पढ़ा ही था। हालांकि इसका और डेप्थ में इसको अपन ने AOD में जानी है, क्यों ऐसा होता है कि भाई g' के पॉजिटिव होने पे f(x) हमारा 1/1 हो जाता है। अभी अपन ने इसको याद कर लिया था अपने 1/1 वाले मेन्यून वाले सेक्शन में। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि g' हमारा अगर पॉजिटिव आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव इन दैट पर्टिकुलर डोमेन जो कि इन लोगों ने दी है, तो ये भाई साहब मेरे 1/1 है। 1/1 क्या होता था, एक x से एक ही y एसोसिएटेड है, या फिर एक y से एक ही x एसोसिएटेड है, ऐसे बोल सकते हो। और 1/1 में भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। जैसे e⁻x है, देखा है इसका ग्राफ, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, ये देखो ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कभी ये बढ़ रहा है और घट जा रहा है, नीचे आ जा रहा है ना, जैसे इस ग्रीन वाले ग्राफ में ये नीचे आ रहा है थोड़ी देर के लिए। तो ये भाई साहब जो है हमारे एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब हर एक अगली x की वैल्यू के साथ जो y की वैल्यू आएगी वो और बड़ी आएगी, और बड़ी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसकी जो डोमेन है वो π/2 से पाई है। तो अगर हर एक x की अगली वैल्यू पे ये बढ़ रहा है और इसकी डोमेन π/2 से पाई है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि gx की जो मिनिमम वैल्यू है वो π/2 पे आएगी और मैक्सिमम वैल्यू पाई पे आएगी। तो gx की अगर अपन रेंज की बात करें तो इट विल बी g ऑफ π/2 से लेके g ऑफ पाई। इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा gx एज इट इज़ दे रखा है, इसको अगर डालोगे तो इट विल एट द एंड इट विल कम -5 से लेके अपना -2 तक। सिंपली x की वैल्यू π/2 और एक बार x की वैल्यू अपने को पाई डालनी है, सॉल्व हो जाएगा। तो भाई ये फंडा था इस क्वेश्चन के पीछे हमारा। आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। g' जब हमारा पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। और g' जब नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग जैसे ये भाई साहब देखो, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और a और b मेरी कोई x की अलग अलग वैल्यूज़ है जिनके बीच में अपन बात कर रहे हैं, तो a और b के बीच में मेरा फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये a है, ये b है, और इनके बीच में फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि a पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। देखो सबसे छोटा a पे ही है y के टर्म्स में अगर देखा जाए तो, और सबसे बड़ा b पे है, क्योंकि a और b के बीच में ये बढ़ता जा रहा है और b a से बड़ा है। सेम चीज़ यहाँ पर जो a और b हैं अपने वाले सवाल में वो हमारे π/2 और पाई थे,
तो इस तरह से अपन ने जी एक्स की जो है रेंज कैलकुलेट करी। ऑल राइट, तो यहाँ पर अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एफ एक्स जो है वो एक्स की पावर 5 प्लस ई की पावर एक्स बाई 3 के बराबर है। जी एक्स और एफ एक्स एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं, है ना। ध्यान रखना, मैंने इस लाइन को बोला कैसे, मैंने ये नहीं बोला कि जी एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स है, मैंने बोला कि जी एक्स और एफ एक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जी इन्वर्स एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ जी, अरे इन्वर्स की जगह डैश लग दिया जो कि डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा जी इन्वर्स ऑफ एक्स हमारा एफ एक्स के बराबर है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। इस तरह से बोलना ज़्यादा प्रिसाइज रहता है। तो अपने को जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू बतानी है। तो इसको पहले ट्राई कर सकते हो, 5 से 10 मिनट दे सकते हो। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी, लाइक इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने सॉल्व भी किया था, इसके टाइप का ही था जो। तो वीडियो को पोस्ट करो, ट्राई करो। आई होप तुमने इसको एक क्वालिटी ट्राई दिया होगा। अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अपने को पता है कि एफ ऑफ जी एक्स जो है अपना x के बराबर होता है, बिकॉज जी एक्स और एफ एक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स वाली चीज़। डिफरेंशिएट मारते हैं दोनों तरफ, क्योंकि डैश की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो डैश मौजूद है, तो जी डैश या फिर एफ डैश जैसी कोई चीज़ अपने को चाहिए होगी भाई। तो एफ डैश ऑफ जी एक्स, ठीक है भाई, और साथ में चेन रूल लगाएंगे तो बाहर एक जी डैश एक्स भी आएगा, है ना। डिफरेंशिएट कैसे करना होता है एफ ऑफ जी एक्स को, ये पता होना चाहिए अपने को, बेसिक डिफरेंशिएशन में हमको पढ़ाया है। जिनको नहीं आता इसकी वीडियोस वगैरह देख के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके आ सकते हैं अपन। बहुत बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। और यहाँ पर 1 हो जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि डिफरेंशिएट मारा है। अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो पूछ क्या रहा है, एक्स की वैल्यू 1 डाल दो। ठीक है, डाल देते हैं भाई एक्स की वैल्यू 1, तो हमें मिल जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ 1। तो हमें बेसिकली एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, ये कैसे निकालोगे, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, एफ एक्स को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एफ डैश एक्स तो आ जाएगा, पर उसमें जी ऑफ 1 कैसे डालूँ। ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग जगह पर आके अपन स्टक हो गए हैं, जिनका सॉल्व नहीं हो पाया है। मैं लिख देता हूँ हम कहाँ पर अटके हुए हैं अभी। अपने ये तो निकाल लिया अपन ने कि जी डैश ऑफ 1 जो है वो 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ। और एफ डैश एक्स तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस भाई साहब को डिफरेंशिएट मारना है तो ये तो आसानी से अपना क्या हो जाएगा भाई, 5x की पावर 4 साथ में प्लस का e की पावर, अच्छा e की पावर x बाई 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम 1/3 e की पावर x बाई 3। तो ये तो मेरा आ गया। अब इसमें क्या है, मेरे को x की जगह g ऑफ 1 डालना है। तो आंसर मेरा ऐसा हो जाएगा, g डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर मैं g ऑफ 1 डाल देता हूँ, g ऑफ 1 और इस पूरे की पावर 4 आएगी, साथ में 1/3 e की पावर में आ जाएगा g ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3। बिल्कुल ठीक है। अब भाई g ऑफ 1 कैसे निकाल के लाऊं मैं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक बार तुम खुद सोच के देखो कैसे निकलेगा g ऑफ 1। उसने इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि जी एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स है। अब g ऑफ 1 कैसे निकालेंगे इस इन्फॉर्मेशन की मदद से। अच्छा, एक छोटी सी गलती कर दी है ये जल्दीबाजी में फिर से गलती कर दी मैंने छोटी सी। ये जो है ये 1 अपॉन में आएगा, है ना। अब ये गलती वाली गलती है, पिछली वाली जानबूझ के करी थी, ये गलती वाली गलती है एक्चुअली में। यहाँ पर 1 अपॉन आएगा ना, क्योंकि ये 1 अपॉन में दे रखा है। ओके, अब सोचो भाई जो सोचना था। ओके, तो मैं अब इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, और बड़े बहुत ज़्यादा बड़े बहुत सारे ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना, अटेंशन लेवल 3000 यहाँ पर, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार काम आता है ये वाला स्टेप, ये जो ऑब्जर्वेशन जो मैं करने वाला हूँ। और ये बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है, दिमाग को और दिल को एकदम से समझ नहीं आती है, समझ रहे हो। तो बेसिकली पहले तो जी ऑफ 1 को अपन लिख देते हैं एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। ये जी वी का चक्कर काटते हैं। तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, जी डैश ऑफ 1 जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय एफ इनवर्स ऑफ 1 की पावर 4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर एफ इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। एफ इनवर्स, गोल ये है कि एफ इनवर्स 1 निकाल लिए तो मेरा काम हो जाएगा। अब अपन ऊपर आते हैं कि भाई एफ इनवर्स ऑफ 1 अपन कैसे निकाल पाएंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे को दे रखा है एक्स की पावर 5 प्लस ई की पावर एक्स बाई 3। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, अगर एफ ऑफ ए मेरा बी के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ बी जो है वो मेरा ए के बराबर है। मैंने तो बताया था एक्स और वाई स्वैप हो जाते हैं। ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तब हो पाएगा जब इनफ क्वेश्चन लगा लोगे अपने आप, तुम्हारी मेमोरी के एक सॉलिड वाली लेयर में ये आ जाएगा, है ना, बस जाएगा ये तुम्हारे अंदर। जैसे 1 + 1 2 बहुत ऑब्वियस होता है ना, वैसा हो जाएगा। तो मान लो मैंने बोला कि कोई एक ए है जिसके लिए ये जो एफ ऑफ ए है मेरा लेट से 1 के बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ 1 जो है वो मेरा ए के बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, ये ए की वैल्यू अगर मैं एफ एक्स को ऑब्जर्व करूँ तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डालूँ तो मेरा आ रहा है ना। एक्स की वैल्यू 0 पर एफ ऑफ 0 जो है मेरा 1 के बराबर आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन करनी थी अपने को।
और ज़्यादातर सवालों में जीरो ही होता है एक्स की वैल्यू, कई बार 1 2 3 भी हो जाती है, -2 -3 भी हो जाती है ना, ऐसी प्रिडिक्टेबल वैल्यू ही रहती है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 1 जो है वो मेरा जीरो के बराबर आ जाएगा। हो गया काम, है ना। अब ये जो चीज़ है मैंने अलग से लिखी है, सब कुछ छोटा कर देता हूँ एक ही जगह पे, और इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ 1 जैसे ही मेरा जीरो आएगा तो ये पूरा गया और ये पूरा हमारा जीरो हो जाएगा, तो ई की पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर मेरी 1 अपॉन क्या आ जाएगा, अभी तो जीरो हो गया, 1/3 के बराबर आ जाएगी। तो अल्टीमेटली वील गेट 3 आंसर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कंपोजिट फंक्शन के टॉपिक से। ये भी आसान टॉपिक ही है, बट थोड़ा सा मैसी लगता है कुछ बच्चों को। मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बेसिकली एक फंक्शन में x की जगह तुमने कोई और फंक्शन डाल दिया तो वो कंपोजिट फंक्शन हो गया। जैसे e की पावर x दे रखा था तो वो e की पावर साइन x हो गया। तो कैसे इसका बिहेवियर चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स पीरियड, या फिर वन वन मैनी वन, या फिर इसकी डोमेन, ये हम कंपोजिट फंक्शन में स्टडी कर रहे होते हैं। एंड रादर देन एक एक्सप्लिसिट टॉपिक, ये एक जनरल नॉलेज वाला टॉपिक लगता है मेरे को, जो अलग से ना भी पढ़ाया जाए तो वो चीज़ें कोई खुद से रिड्यूस कर सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ई की पावर लेट से एक्स की जगह मैं साइन एक्स कर देता हूँ। अब तुमसे पूछे कोई इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड भी एनी वे 2π ही होगा, ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं, क्योंकि ई की पावर साइन एक्स की पूरी जो वैल्यू है वो साइन एक्स पर डिपेंड कर रही है। तो जब जब साइन एक्स अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, ये पूरा भाई भी अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। इट्स अ कॉमन सेंस, इसमें ऐसी कोई अलग से कॉम्पोजिट नंबर वाली थ्योरी नहीं है, कॉम्पोजिट फंक्शन वाली थ्योरी नहीं है। तो अगर एफ ऑफ जी एक्स लेट से हमें दे रखा होता है और जी एक्स का लेट से पीरियड हमारा टी है, तो एफ ऑफ जी एक्स का भी हमारा पीरियड टी होगा। बट पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड में भी चेंज हो सकता है अगर ये कॉम्बिनेशन तुमने क्रिएट कर दिया। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लेट से एक फंक्शन में साइन एक्स मान लेता हूँ और एक फंक्शन में कॉस एक्स मान लेता हूँ। तो क्रिएट करके देखते हैं। लेट से साइन ऑफ कॉस एक्स मेरा जो है यहाँ पे बन गया। अब इसका मैं एक बार पीरियड कैलकुलेट करके देखता हूँ। तो 2π तो होगा ही, मैं पाई के लिए चेक करता हूँ, क्या पता पाई भी हो जाए, है ना। कॉस एक्स का 2π है तो 2π भी होगा ही, बट वी आर नॉट श्योर इफ इट्स अ फंडामेंटल पीरियड और नॉट। तो मेरे पास हो जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। तो ये तुम्हारा माइनस ऑफ कॉस एक्स बाहर आएगा और ये माइनस साइन के बाहर चला जाएगा, तो ये तो काम नहीं बन रहा। अब मैं उल्टा करता हूँ, रिपीट। बेसिकली मैं कॉस ऑफ साइन एक्स बनाता हूँ, है ना। साइन ऑफ कॉस एक्स का ध्यान रखना, पीरियड हमारा 2π ही रहा, पाई नहीं आया। कॉस ऑफ साइन एक्स अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो ये मेरा टेक्निकली कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो ये अल्टीमेटली कॉस ऑफ साइन एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर अपन क्लियरली देख सकते हैं कॉस ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड है वो पाई हो गया, रिड्यूस हो गया। बेसिकली 2π तो था ही इसका पीरियड, में फंडामेंटल पीरियड हमको कई बार खुद से चेक करना पड़ जा सकता है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल। जस्ट इन केस थोड़ा कंफ्यूजन हो, इसको स्टेटमेंट को रिपीट करके देखो, डेफिनेटली विल बी एबल टू गेट इट थ्रू। तो ये बेसिक कुछ बातें थी कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉम्पोजिट फंक्शन में जो डोमेन होती है वो एक सर्टेन तरह से वेरी करती है। उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से एफ एक्स बराबर 1/x है और जी एक्स की वैल्यू 1/x² है, और मैंने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ जी एक्स। तो सिंपली एफ एक्स में एक्स की जगह 1/x² रख देना है, तो 1/x की जगह 1/x² रखा, तो ये अल्टीमेटली x² बन गया। अब टेक्निकली तुम्हें देखने में लगेगा कि ये फंक्शन है भाई x², x इक्वल टू 0 पे ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, ये 0 देगा। बट एक्चुअली में ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, डोमेन इसकी वहाँ से डिसाइड करेंगे। इसकी जो इनिशियल फॉर्म थी वो ये थी, तो यहाँ पर इसमें 0 नहीं आ सकता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो इनिशियल फॉर्म थी वो बहुत डिपेंड करता है उस पर कि क्या डोमेन होगी। जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा उससे बेसिस पर डोमेन डिसाइड नहीं करनी है। एफ एक्स के अंदर का इनपुट वैलिड होना चाहिए, जी एक्स के अंदर का इनपुट भी वैलिड होना चाहिए, तब जाके उस पर्टिकुलर नंबर को अपन डोमेन में पास करेंगे। इस पर बेस भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो दिस वॉज कॉम्पोजिट फंक्शंस। बट एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल है जिसमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो मैं ट्राई करवाना चाहूँगा पर्सनली। तो यहाँ पर हमको एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन दे रखे हैं और हमें अल्टीमेटली एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इन फंक्शंस को देख लो, ये हमारे पीस वाइज फंक्शन है, टूटे हुए फंक्शन है कि भाई x की वैल्यू जब 0 से कम होगी, दैट इज़ नेगेटिव एक्स क्वाड्रेंट, तब फंक्शन x+1 की तरह बिहेव करेगा, उसके बाद x² की तरह करेगा। तो जैसे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x² की तरह बिहेव करेगा, तो ऐसा ग्राफ होगा। और उसके पीछे y बराबर x+1 की तरह बिहेव करेगा, तो इसका ग्राफ देखने में शायद कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, मैंने गलत बना दी, तो नेगेटिव स्लोप हो गई। ये ग्राफ जो है इसका ऐसा होगा। आई होप ये तुम देख पा रहे हो। और यहाँ पर 0 पे जो है हमारी इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर खाली गोला छोड़ेंगे और यहाँ पर एक भरा गोला कर देंगे, बिकॉज 0 पर इसकी वैल्यू 0 है। तो इस तरह का लाइक पीस वाइज फंक्शन होते हैं, टूटे हुए फंक्शन होते हैं ये। अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा और बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स। तो देखो बड़ी क्लियर सी बात है, सिंपली जी एक्स डालते हैं इसमें, तो ये एफ ऑफ जी एक्स +1 हो जाएगा जब तुम्हारा जी एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, और ये जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा जब तुम्हारा जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
अब कमाल की बात यह है कि जी एक्स खुद अपनी वैल्यू बदल रहा है बेस्ड ऑन एक्स क्या है। यहाँ से असली केओस शुरू होता है, तो इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले इसको एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जी एक्स को ऑब्जर्व करें तो जी एक्स हमारा कब कब लेस देन जीरो हो सकता है, इसको ध्यान से देखो। एक तो हमारा केस बनेगा कि एक्स क्यूब जो है वो लेस देन जीरो हो, ऑब्वियसली तभी जी एक्स लेस देन जीरो होगा जब हमारा एक्स लेस देन वन हो। ठीक है, जब हमारा एक्स लेस देन वन हो और एक्स क्यूब लेस देन जीरो हो, ये दोनों चीज़ें जब साथ में ट्रू होंगी तब हमारा जी एक्स लेस देन जीरो होगा। कोई गलत बात नहीं है भाई ये। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि ये भाई हमारे एक्स क्यूब के बराबर बन जाएंगे, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वन के बराबर बन जाएंगे, बिकॉज जी एक्स प्लस वन क्रिएट करना है जब आपका एक्स क्यूब लेस देन जीरो होगा एंड साथ में एक्स लेस देन वन होगा। यहाँ से कॉमा हटाते हैं या फिर ऐसे करते हैं, कॉमा यहाँ लगाते हैं और यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे बिकॉज ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये गंदा सा लग रहा है बड़ा यार, थोड़ा दूर करते हैं इसको। इंटरसेक्शन एक्स लेस देन वन, और इस वाली कंडीशन के तहत जी एक्स हमारा लेस देन जीरो कब होगा, जब आपका 2x माइनस वन लेस देन जीरो हो। और 2x माइनस वन कब एग्जिस्ट कर रहा है, इस फॉर्म में कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो। तो हमारा जी एक्स 2x माइनस वन, साथ में प्लस का वन लगाएंगे, ये वाला प्लस वन हो जाएगा जब आपका 2x माइनस का वन लेस देन जीरो होगा, इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब इस चीज़ को इम्बाइब करने में, प्रोसेस करने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। जब मैं था स्टूडेंट तो मुझे भी लगती थी दिक्कत, मैं लगाता था दिमाग इधर उधर, सोचता रहता था कि क्यों किया और एकदम से क्रैक हो जाता था। मैंने समझाने की कोशिश करी है, इस चीज़ को एक और बार रिपीट करूंगा, जिसको समझ आ गया वो आगे बढ़ सकता है। तो बेसिकली जब जी एक्स तुम्हारा लेस देन जीरो होगा तब वो ये फॉर्म धारण कर लेगा, है ना, एफ ऑफ जी एक्स ये फॉर्म धारण कर लेगा, अटेन कर लेगा ये फॉर्म। और जी एक्स लेस देन जीरो कब कब हो सकता है, जी एक्स लेस देन जीरो इन दोनों कंडीशन में हो सकता है। जी एक्स लेस देन जीरो तब हो सकता है जब एक्स क्यूब लेस देन जीरो हो, बट जी एक्स क्यूब तब होगा जब एक्स लेस देन वन होगा। और जी एक्स लेस देन जीरो तब हो सकता है जब 2x माइनस वन लेस देन जीरो हो, बट 2x माइनस वन जी एक्स तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। तो यही दोनों कंडीशंस को हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। सिमिलरली आई वुड रिकमेंड यू, नॉट रिकमेंड यू, आई वुड आस्क यू टू कन्वर्ट दिस। वीडियो को पॉज करो और इसको कन्वर्ट करो और मेरे वाले से मैच करना जो मैं करने वाला हूँ। ऑलराइट, 3 2 1 मेरा समय आ गया भाई। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर तब बनेगा जब एक्स क्यूब तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, एक्स लेस देन इक्वल टू वन हो, बिकॉज एक्स क्यूब ये तभी बन सकता है जब एक्स लेस देन वन हो। और हमारा दूसरा केस बनेगा 2x माइनस वन का होल स्क्वायर तब जब 2x माइनस वन तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो। अब कमाल की बात यह है, इसमें कुछ केसेस में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन इनके इंटरसेक्शन में जब फाई आ रहा होगा तो उस केस को अपन डायरेक्ट एलिमिनेट ही कर देंगे, जो कि इस केस में तो नहीं आ रहा है। देखो ये वाला हमारा पास हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन व्हेन x लेस देन जीरो। और अगर इस केस की बात करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन वन बाई टू एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो देख रहे हो इनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, तो ये तो पूरा ही खत्म है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मतलब जब इसकी इनिशियल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी, जब यही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये क्या एग्जिस्ट करेगा, तो ये पूरा उड़ जाएगा गेम से। ठीक है, तो x लेस देन जीरो के लिए हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन हो जाएगा। इसके बाद इस केस को स्टडी करते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास आएगा एक्स की पावर सिक्स फॉर x बिलोंग्स टू जीरो से लेके वन, एंड इस केस में आएगा हमारे पास 2x माइनस वन का होल स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो f ऑफ जी एक्स की हमारे पास अल्टीमेटली वैल्यू हो जाएगी देखने में कुछ इस प्रकार की, x की पावर 3 साथ में प्लस का 1 व्हेन x इज लेस देन 0, x की पावर 6 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 एंड 2x माइनस वन का होल स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी सॉल्व। केसेस तोड़ के हमें करना पड़ेगा ऐसे सॉल्व। ऐसा सवाल नहीं आएगा, मतलब दो के केस में, छोटे केसेस में दे सकता है वो कि जल्दी सॉल्व करने वाला कोई इसमें पर्टिकुलर टाइप का सवाल हो, बट पता होना ज़रूरी है, जस्ट इन केस आ गया तो फिर बहुत लोगों की बैंड बच जाएगी। सो दिस वॉज कंपोजिट फंक्शन फॉर यू। ऑलराइट, तो फंक्शंस का लेक्चर फाइनली ओवर हो चुका है और बहुत कम बच्चे मुझे लगता है एंड तक आ पाए होंगे। तो अगर तुम इस वीडियो को, इस पार्ट को अभी देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम जल्दी से जाके पूरे कोर्स को एक्सेस करो और डे बाय डे उसको देखना शुरू करो। फंडामेंटल ऑफ मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, पूरी कैलकुलस, पूरी अलजेब्रा, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब मैंने बहुत ही इफेक्टिव वे में रिवाइज करवा रखी है विद प्रॉपर टेस्टिंग। यूट्यूब पर हमने इसको रिलीज नहीं किया है बिकॉज वी ओनली वांट सीरियस स्टूडेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारा SO60 नाम का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम भी है, बट ये प्रोग्राम पेड है। SETO60 तुम्हारी मदद करता है तुम्हें एक एडवांस प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने में बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 25 to 30 मिनट्स अ डे। इसकी डिटेल्स भी तुम डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें शेयर करी हैं, फ्री रिवीजन कोर्स और SETO60 विच इज पेड। रिवीजन कोर्स को तो आज ही शुरू कर दो, और SETO60 तुम्हें लगता है अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम आज से शुरू करना चाहते हो, तो डेली बेसिस पे उसको भी 30 मिनट्स देना शुरू कर दो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।